अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं जुगनू मेरे ताक़ुब में की नेक्स्ट एपिसोड। जिस मकाम पर दरियाए चित्राल का बहाव कटाव की सूरत में होता था, वहाँ वो ऐसे बहता था जैसे तंग सुराख से तेज़ पानी। उसका रास्ता रोकने और उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए यहाँ बड़ी-बड़ी चट्टानें थीं, जिनके किनारों से पानी उछल-उछल कर दूसरी तरफ गिरता था। अगर यहाँ कोई गलती से गिर जाता तो ये पानी तेज़ सुइयों की तरह स्किन को इंजर-पिंजर कर देता। उसकी सख्ती से स्किन हड्डियों से यूँ छिल जाती जैसे कोई सब्ज़ी हो। और बदकिस्मत बहराम खान की सज़ा के लिए यही जगह मुंतखब हुई थी। यूसुफ खान समेत तमाम सरदार वहाँ खड़े थे। वो दोनों हाथ पुश्त पे बांधे, लब सख्ती से आपस में पैवस्त किए ग़ैज़ो-ग़ज़ब की तस्वीर बने हुए थे। उनके आसाब इस कदर तने थे कि कोई गलती से उन्हें हाथ लगाता तो वो टुन से बच जाते। उनके साथ खड़े सरदारों के चेहरों पर खौफ था और पीछे टीलों, खाइयों के सिरों और दरिया के किनारे खड़े गाँव के हजूम पर लर्ज़ा सा तारी था। वो आवाज़ पैदा किए बगैर इस अंदोहनाक तस्वीर को देख रहे थे। ऐसी आसेबी खामोशी चित्राल ने एक अरसे बाद देखी थी। सब अपनी जगह जम गए थे, शल, साकित। ऐसा लग रहा था कोई ज़ी नफ़्स साँस ही नहीं ले रहा। उनकी आँखें इस ठंडे बेरहम चप्पू पर थीं, जिनमें यूसुफ खान का दियो-क़ामत वहशी तैराक बैठा हुआ था। वो चप्पू के किनारे किनारे पर यूं जमा हुआ था कि दायां हाथ कोहनी तक दरिया में डूबा हुआ था। उसके मजबूत पंजों में बहराम खान के कॉलर थे। वो बड़ी बेरहमी से उसे दरिया के कटाव में लंबे लंबे गोते दे रहा था। 5 मिनट तक पानी में रखने के बाद वो उसे बरबरीती अंदाज में ऊपर खींचता। बहराम जोर जोर से हाँफने लगता। चंद सांसें बहाल करने के बाद वो उसे वापस कटाव में डुबो डुबो देता। शिद्दत तकलीफ से वो गुरगुराने लगता। उसके घर वाले खामोश खड़े ये जुल्म देख रहे थे, जो बहराम की कड़ी सजा थी। ऐसी सजा कि उसके चेहरे कंधों पर बेतहाशा जख्म आ गए थे। इस लम्हे पूरे चित्राल को यूसुफ खान से खौफ आया था। ऐसा खौफ कि कुछ लोग तो वो सफाकियत देखे बिना ही पलट गए थे। बहराम की कर्बनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। यूसुफ खान का वहशी तैराक उसे किसी खातिर में नहीं ला रहा था। ऊंचे टीले पर खड़ा गाजान हाथ सीने पर बांधे ये दर्दनाक मंजर देख रहा था। उसकी आंखों पर गॉगल्स थे। वो च्युइंगम चबा रहा था। इस वक्त वो कतई दूसरों पर यह जाहिर नहीं कर सकता था कि उसे फर्क पड़ता है। उसे रुस्तम को बचाना था और रुस्तम को बचाने का यही वाहिद हल था। हजूम में मौजूद कोई शख्स यूसुफ खान से सिफारिश और शफात की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि सरदारान भी मुंह पर ताले लगाए खड़े थे। शाह सरदार यूसुफ खान के दाईं तरफ 20 कदम के फासले पर खड़ा था। उसे अपने कबीले के फर्द को सजा मिलने से फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वो इस जुल्म से कुछ सीख रहा था। बहराम जैसे कई कालाशियों ने सयाहों की आमदोरफ्त और कालाश की साख को नुकसान पहुंचाया था। खुद शाह सरदार ने अपने हाथों से बेरहमाना सजाएं दी थीं, जो तमाम अहले कबीला के लिए किसी इबरत से कम नहीं थीं। सरेआम सज़ाओं का यही तो मकसद होता है कि तमाम लोग सबक सीख लें और आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करें। चित्राल के दुकानदार सयाहों को चौगनी कीमत पर लूटते थे। इस अरसे में यूसुफ खान इब्तिहाज और चंद और मर्दों की ड्यूटी लगा देते कि वो मार्केट में ऐसे हथकंडों से बाज न आने वाले ताजरों को गिरफ्तार करें और उनको चित्राल पुलिस के हवाले करें। ऊंची कीमतें एक तरह बदनामी का सामान होती थीं। बैनुल अक़वामी सयाहों और मुल्की सयाहों के लिए ये टूरिस्ट साइट्स पहुंच से बिल्कुल बाहर हो जाती हैं और ताजिरों और सरमायाकारों के हवाले से कई शिकायतें अखबारों, आर्टिकल्स और रसाइल में पढ़ने को मिलती हैं, जिससे न सिर्फ वहाँ के मकामी बाशिंदों की सफाकियत और जुल्म पसंद तबीयत पे सवाल उठता, बल्कि सयाह मुतनफ़िर हो जाते और जो वो खरीदना भी चाहते तो नहीं खरीद पाते। इसलिए यहाँ के मुआशी निज़ाम का सारा इंतज़ाम यूसुफ खान करता और अपने रोब व दबदबे से उन्होंने एक ऐसा तसव्वुर कायम कर ही लिया कि एक बार जो वो किसी को नसीहत करते, फिर वो शख्स कभी उनके खिलाफ वर्ज़ी ना करता था। ग़ज़ान ने पैंट की जेब से फ़ोन निकाला और इबादा का नंबर मिलाया। उसका इस बारे में आगाह होना ज़रूरी था कि उन पर हमला करने वाला इस वक्त अपनी सज़ा भुगत रहा था। फ़ोन कान से लगाया तो घंटियाँ जा रही थीं। वो इस वक्त डॉक्टर से मिलने के बाद सीढ़ियाँ उतरते हुए आ रही थी। जो ही फर्श पर कदम पड़ा, हाथ में मौजूद उसका फ़ोन थरथराया। उसने खड़े-खड़े ही अंगूठा फेर कर कॉल काटी कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम गाज़ान, कैसे हैं आप? उसने खुशगवार मूड से पूछा। वो 2 दिन बाद बात कर रहे थे। गाज़ान उसकी चहकती आवाज़ सुनकर मशकूर हुआ। कम से कम उसका मूड तो अच्छा था। मैं ठीक हूँ इबादा, आप सुनाएँ कैसी हैं? उसकी आवाज़ झुनझुना रही थी। पस मंज़र में कोई सरसराती हुई आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई शय ज़ोर से बह रही है। अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छी हूँ। वो चलती हुई बाहर आ गई। अब सूरज बराह रास्त उसके चेहरे पर पड़ रहा था। उसने हाथ का छज्जा बनाकर भौहों पर रखा। मैं सोच रहा था आपको कॉल कर लूं। 2 दिन से बात नहीं हुई मगर बदकिस्मती से वक्त नहीं मिला। वो माजरत ख्वाह था। उसने एक हाथ पैंट की जेब में डाल रखा था। वो बूट के कोने से मौजूद नीचे मौजूद कंकरियां खुरच रहा था।
कोई बात नहीं, मैं गुल के साथ थी, वो किसी को बोर नहीं होने देती। वो उसके उकब में आते शोर से बुरी तरह चिढ़ रही थी। ये बात तो है, खैर मुझे आपको कुछ बताना था। क्या आवाज़ कट रही है आपकी गाज़ान? उसने फ़ोन कान से हटाया, सिग्नल्स तो पूरे थे। हेलो इबादा, आवाज़ आ रही है? गाज़ान ने अपना रुख तब्दील तब्दील किया। क्या हो रहा है? ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं? कहाँ हैं आप? रश में हैं क्या? उसने दूसरे कान में उँगली ठूंसते हुए पूछा। मैं इस वक्त दरिया चित्राल के किनारे हूँ। वहाँ क्या कर रहे हैं? उसे ताज्जुब हुआ था। यहाँ आपके मुजरिम को हैबतनाक सज़ा मिल रही है, वो एन्जॉय कर रहा हूँ। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया, वो जो चल रही थी यकदम रुक गई, दिल ज़ोर से धड़का। मेरा मुजरिम? कौन? इब्तिहाज? कौन मुजरिम? उसने सांस रोकते हुए पूछा। वही जिसने कैलाश में आपका पर्स छीना था और गुल को ज़ख्मी किया था, उसे हमने पकड़ लिया है। इस वक्त खान जी उसे नानी याद दिला रहे हैं। ओह! उसने सुकून का सांस लिया। पूछेंगी नहीं क्या सज़ा मिल रही है उसको? क्या? वो गुल की तरफ चल पड़ी जो घोड़े रोक के उतर रही थी। वो शायद अब जाके थकी थी। खान जी उसे दरियाई चित्राल में डुबकियां लगवा रहा है। बेचारे का सांस बुरी तरह घुट रहा है। उसने वाजबी अफसोस का इजहार किया। ओह! हालत खराब है उसकी। यूँ लगता है खान जी उसकी जान ले लेंगे। जान क्यों? वो खफगी से बोली। उसने सिर्फ पर्स छीना था गाज़ान, चोरी की सज़ा मौत नहीं होती। उसने 16 सयाहों के पर्स और बटुए छीने थे, जिनमें 11 को ज़ख्मी भी किया था और उनमें उसकी आवाज़ मद्धम हो गई। गुल भी शामिल थी। मगर चोर को मौत नहीं देते। वो बरहम हुई, गुल तक पहुँच गई थी। उसे तैश से बात करता देख के गुल भी उलझते हुए करीब आई और इशारों से पूछा, क्या हुआ? उसे इशारे से सब्र करने का कहा। वो उसके साथ खड़े होकर तहम्मुल से सुनने लगी। इबादा मज़ाक कर रहा था, जान नहीं ले रहे। वो एक नशेई है, चर्स पीता है। उसे बस नशे से निजात दिला रहे हैं। वो हल्के मूड में बोला तो इबादा को तसल्ली हुई। तुम ऐसे ही डर जाती हो, हम इतने भी ज़ालिम नहीं हैं। उसने गर्दन घुमा के उस कमरे को देखा जहाँ बीमार घोड़े हुनहुना रहे थे। जानती हूँ, वो कदरे कर्ब से बोली। ठीक है, गुल को बता देना मैं जा रहा हूँ। हान जी ने उसे दरिया से निकाल दिया है। बाद में बात होती है, अल्लाह हाफिज़। ग़ाज़ान इससे पहले कि वो फ़ोन काटता वो तेज़ी से बोली, हाँ बोलो। मेरा पर्स मिला, उसमें मेरा सब कुछ है, क्रेडिट कार्ड, शनाख्ती कार्ड, अस्पताल का कार्ड, बस कार्ड। ओके, ओके, उससे तेज़ी से उसकी वज़ाहत टोकी। मिल गया है, आपके पैसों के अलावा सब कुछ सलामत है, मैं शाम तक आपको भिजवा दूँगा। इबादा पेसकून की बरसात हो गई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इट्स ओके, उसने शाने उचकाए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, उसने फ़ोन रख दिया। मुंतज़िर सी खड़ी गुल बेताबी से आगे हुई। क्या कह रहा था? उसने लपक कर गुल के दोनों कंधों पर हाथ रखा और हल्का सा झुकी। गुल जिससे तुम्हें ये कट कंधे की तरफ इशारा किया। दिया है, गाज़ा ने उसे पकड़ लिया है और यूसुफ़ खान ने उसे बहुत सख्त सज़ा दी है। गुल की आंखें फैल गईं। सज़ा? हाँ, सज़ा, कड़ी सज़ा। गाज़ा ने कहा उसे नानी याद दिलाई है। यकदम वो सीधी हुई और आंखें सुकेड़ी। अब देखना वो किसी सयाह का पर्स नहीं छीनेगा और कभी किसी लड़की को अकेला देखकर उसे हरासा नहीं करेगा। गुल ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया। यूसुफ खान उसके मुजरिम को कड़ी सजा दे रहे थे। वाकई उसे यकीन क्यों नहीं आ रहा था? उसका सबसे बड़ा मुजरिम तो खुलेआम घूम रहा था। उसे सजा क्यों नहीं दी? एक बार छीनने वाले को नानी याद दिलाने से क्या होगा? क्या साबित करना चाह रहा था वो? उसने गुल को इब्तिहाज के मुतालिक नहीं बताया था। गुल जज़्बाती थी। वो सोच समझ कर नहीं बोलती थी। ऊपर से उसका और इब्तिहाज का 36 का आँकड़ा था। आँकड़ा लगा रहा था। ऐसे में उसे ये सारी तफ़सीलात बताना अपनी मौत लाने के मिस्दाक था। इसलिए वो फ़िलवक़्त गुल को लाइम रखना चाहती थी। एक दफ़ा वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए, फिर उसे तफ़सील से समझा देगी। हवेली आने के बाद गुल सीधा नहाने चली गई थी, जबकि वो सोफ़े पर थकी-थकी बैठ गई। उसने जैसे ही सर पुष्ट से टिकाया और छत को घूरने लगी। इब्तिहाज की ज़हर-खुंद गालियाँ याद आ गईं। उसके रुएँ-रुएँ में फिर कड़वाहट घुल गई। "तुम अकेली कैसे जाओगी इबादा? चित्राल पहाड़ी इलाका है, हम तुम्हें कैसे भेजें?" "बाबा मुझे वहाँ रिहाइश मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है और क्या चाहिए आपको?" "तुम बहुत नाज़ुक हो मेरी जान, तुम्हारी तबीयत में इस तरह की पुख्तगी नहीं है, जो हमें इस तरह का फ़ैसला लेने में आसानी दे सके। शादी के लिए आपको मेरी नफ़सियाती पुख्तगी नज़र आती है, लेकिन चित्राल जाने के लिए नहीं, कमाल का तज़ाद है बाबा।" अब्बा ठीक कहते थे। पहाड़ी इलाके बहुत दुश्वार होते हैं, यहाँ के लोगों के दिल भी पत्थर की तरह सख्त होते हैं। उसमें इतनी नफसियाती पुख्तगी नहीं थी, वो एक कमज़ोर लड़की थी, वो इन लहज़ों और इन रवैयों को सह नहीं पाएगी। पहाड़ी लोग गालियाँ भी देते हैं और मारते भी हैं, उनके उसके ख़ानदान में तो आज तक किसी ने दूसरे इंसान से ऊँची आवाज़ में बात नहीं की थी। वो क्यों ना घबराती, उसे क्यों ना बुरा लगता, अगर वो इन औरतों की तरह आदी होती, तो उसकी गाली को आम बात कहकर भूल जाती, लेकिन वो ऐसी लड़की थी जिसने एक भी गाली नहीं सुनी थी। वो कैसे भूल सकती थी? उसे तो शायद उनके मफ़हूम भी ना भूलें। वो खाने की मेज़ पर विराजमान थे। मुस्ततिल मेज़ किसी मीटिंग रूम में रखी जाने वाली मेज़ की तरह थी, लंबी-चौड़ी। हर तरफ से फ़ासले-फ़ासले पर कुर्सियाँ लगी हुई थीं। सरबराही नशिस्त पर यूसुफ़ खान विराजमान था, जो अपने तंदुरुस्त हाथ से चम्मच पकड़े दम
दम पुख्त पुलाव खा रहा था। उसके दाएं तरफ चित्राली और बाईं तरफ बल्टी सरदारान बैठे हुए थे। दाईं तरफ पहली कुर्सी गाज़ान की थी। वो सर झुकाए मुस्कुराहट रोक के खाना खा रहा था। उसे मेज़ पर मौजूद इस खामोशी पर हंसी आ रही थी। बल्टी पिछले 10 दिन से यहाँ थे। हर रात इस मेज़ पर शोर और हंगामे से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। मर्द औरतों की तरह बातें करते थे। आज बहराम की सज़ा देखने के बाद मेज़ पर सिर्फ चमचों और प्लेटों की आवाज़ें थीं। सब खामोशी से और खौफज़दा होकर खाना खा रहे थे। गाज़ान ने जग उठाकर यूसुफ खान के लिए गिलास भरा तो गैर इरादी तौर पर दोनों की नज़रें मिलीं। गाज़ान ज़ेरे लब मुस्कुराया। यूसुफ खान ने आंखों ही आंखों में उसकी जहानत को कबूल किया। अब कोई रुस्तम को छीन कर दिखाए। गिलास भर के जग एक तरफ रखते हुए उसने सोचा था। वो फिर से अपनी खाली बोतल भरने के लिए किचन में आई थी। अब की बार उसका फ़ोन उसके हाथ में था। किचन की बैरूनी दीवार के साथ कई घड़ौंचियाँ और उन पर मटके पड़े हुए थे, जिनमें सारा दिन पानी ठंडा रहता था। सफ़ेद कॉटन के लंबे गाउन पर क्रीम रंग की शॉल ओढ़े उससे जमाइयाँ रोकते हुए मटके का ढक्कन उठाया और अंदर से गिलास में पानी निकाला। अब वो काउंटर पर बोतल रखकर उसमें पानी डाल रही थी। जाने ये लोग टूटी वाला कूलर क्यों नहीं रखते थे। दफादन उसका काउंटर पे रखा फ़ोन थरथराया। उसने गिलास पीछे करते हुए आंखें चुंधिया कर स्क्रीन को देखा। महाबत खान की कॉल आ रही थी। उसने फ़ोन उठाया और कान से जोड़ दिया। जी काका, नासिर चित्राल से निकल गया है, सुबह तक पेशावर पहुंच जाएगा, उन्होंने आगाह करते हुए कहा। ठीक है काका, शुक्रिया बताने का, अल्लाह हाफिज। उसने फ़ोन नीचे किया, फिर वक्त देखा। रात के 11 बज रहे थे। उसने दूसरा नंबर तारिक सर का मिलाया। उनको घंटियां जा रही थी। आखिरी घंटी पर फ़ोन उठाया गया। सर, मेरा बंदा चित्राल से निकल चुका है, वो सुबह तक पेशावर पहुंच जाएगा, आप अपने दोस्त को बता दीजिएगा। उसने इत्तला दी। ठीक है इबादा, मैं देख लेता हूँ, नरमी से कहते हुए उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। उसने फ़ोन काउंटर पर रखा और वापस मटके से गिलास भरा। ये सिलसिला अगले 10-15 मिनट तक चलना था, क्योंकि टूटी जो नहीं थी। सुबह ठंडी ठंडी उतरी थी। तुर्जमेर की सफ़ेद चोटी चमक रही थी। आज धुंध छटी हुई थी, जिसके सबब वादियां और पहाड़ निखरे निखरे निकले लग रहे थे। इलाका रोशन रोशन था। वो डेरे के बाग में मसनद पर विराजमान थे, टांग पे टांग चढ़ाए चाय पी रहे थे। गाजान, इब्तिहाज, मुजाहिद और नईम के अलावा उनके साथ कुछ मुलाजमीन थे। बल्कि मेहमानों की कसीर तादाद शेंदूर पहुंच गई थी। जो मेहमान रह गए थे उनको खुवारियों के साथ जाना था। फिल वक्त वो गर्म चश्मा चित्राल की एक खूबसूरत जगह घूमने गए हुए थे। नईमुल्लाह गाज़ान के साथ ही पलंग पर बैठा हुआ था, ज़रा झुक के घुटनों पर हाथ रखे। मुजाहिद दरख्त के साथ खड़े थे, हाथ पुश्त पे बंधे हुए थे, जबकि इब्तिहाज यूसुफ खान के साथ वाली कुर्सी पर बैठा राइफल को कपड़े से रगड़ रगड़ के साफ कर रहा था। मेरे ख्याल से भाई साहब, हमें बल्ती मेहमानों के जाने का इंतजार करना चाहिए। अभी उनकी औरतें वहां मौजूद हैं, खसूसन आलिया साहिबा। वो शंदूर रवाना हो जाएं तो हम तसल्ली से हवेली चले जाएंगे। मुजाहिद खान ने आहिस्ता से कहते हुए राय दी। मैं माँ से, रेशम से, अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ यूसुफ। मुस्फिरा की कब्र पे भी जाना चाहता हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ अपने आदमी आदमी भेज सकते हो। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं मुलाकात के फ़ौरन बाद वापस आ जाऊँगा और कहीं नहीं जाऊँगा। नईम के लहजे में लजाजत थी। मुझे उनकी याद आ रही है। इन गुज़रते लम्हों में हर पल मैंने उन्हें याद किया है। मुझे अपने बच्चों से मिलने दो। मेरे बेटे मिलने आ गए हैं। मेरी बेटियाँ हवेली से नहीं निकल सकतीं। मुझे उनके पास जाने दो यूसुफ। मुझ पे इतना ज़ुल्म मत करो। एक बाप को ऐसे मत आज़माओ। मुझे उनकी याद आ रही है। यूसुफ खान आगे हुए, चाय का कप सामने मेज़ पे रखा। नईम, मैं बाबा जान की वसीयत के आगे बेहद मजबूर हूँ, वरना मैं कभी किसी औलाद पे इतना जुल्म ना करूँ। मेरे लिए तुम्हारी फैमिली सब अहमियत रखते हैं, लेकिन मेरे लिए बाबा जान की वसीयत मुकद्दम है और चित्राल की इज्जत अव्वलीन तरजीह। मैं तुम्हें मिलने की इजाज़त नहीं दे सकता। वो कदरे सपाट लहजे में बोले। मगर मैं माँ से मिलना चाहता हूँ, उनको देखे कई साल हो चुके हैं। मुझे मिलने दो यूसुफ। नईम, बाबा जान ने जो वसीयत की है, मैं उससे फिर नहीं सकता हूँ। उन्होंने रुक रुक के खुश्क लहजे में कहा। मैं तुम्हारी बेकरारी समझता हूँ। मैं फिलहाल इतना ही कर सकता हूँ कि तुम्हारी बेटियों को किसी जगह बुलाकर तुमसे मिलवा दूँ। रही बी जान तो उनकी अपनी मर्जी, वो तुमसे मिलना चाहती हैं तो चित्राल में किसी भी मकाम पर मिल सकती हैं। मैं खुद से उन्हें कुछ नहीं कहूँगा। उनके सर्द अंदाज पर नईमुल्लाह का चेहरा अफसोस में बदला। तुम इतने संगदिल कैसे हो सकते हो यूसुफ? तुम्हें मुझ पे रहम नहीं आता? यूसुफ खान ने ठंडी सी नजर उसकी तरफ उठाई। आखिरी बार गुले लाला को तुमने कब देखा था? नईम बहुत तेजी से पूछा। जब वो 7 साल की थी, अब वो 25 साल की है। 18 साल से यतीम असीर है। तुम्हें उसका बाप कत्ल करते हुए जरा रहम नहीं आया था? नईम के चेहरे पर रंग सा गुजर गया। बाबा, इब्तिहाज ने तंबीही नजरों से उन्हें देखा। ये वक्त मुनासिब नहीं है, आप इस मसले का जिक्र मत करें। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। वो गर्दन अकड़ाते हुए खड़े हो गए। मैंने एक दफा कह दिया कि तुम हवेली नहीं जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते। अगर तुम्हें मेरे हुक्म के खिलाफ जाना है
तो मैं भी अपने वालिद की बकिया नसीहत पर अमल करूंगा। वो सफाकियत से कहते वहां से चले गए। नईम के चेहरे का रंग फक हुआ। उसने घबराकर गाजान को देखा, जिसके चेहरे पर सर्द तासुर था। इब्तिहाज राइफल की नाल में फूंक मारते हुए जेरे लब मुस्कुरा रहा था। आपको रहम क्यों नहीं आया बाबा? आपने कैसे अपने भाई की जान ले ली? आपका दिल जरा भी नहीं मचला? इतने सफा कैसे हो सकते हैं आप? गाजान ने दांत पीसते हुए पूछा। इब्तिहाज ने चौंक के गाजान को देखा, जिसकी गर्दन की रगें शिद्दत तैश से उभर गई थी। नईम बेटे के तासुरात देख के बुरी तरह टूट गए। गाजान की आंखों में उनके लिए कहीं से भी मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा था। मैंने मैं खामोश रहें। उसने उंगलियाँ उठाकर कहा, आपको कहने का कोई हक नहीं है, समझे? आप यहाँ मेरी सरदारी देखने आए हैं, बहुत शुक्रिया। सरदारी देखें और यहाँ से चले जाएँ। मेहरबानी करें हम पर। गाज़ान उन पे चुभती हुई नज़र डाल के वहाँ से चला गया। उनके तने आसाब ढीले पड़ गए। इब्तिहाज ने जाते हुए गाज़ान की पुश्त देखी। वो बहुत लंबे-लंबे डग भर रहा था। इतना कड़वा कब से होने लगा ये? आज मैं तुम्हें रुस्तम पे बिठाऊंगी। उसकी सवारी दूसरे घोड़ों से मुख्तलिफ है, इसलिए कि रुस्तम का कद बहुत ऊंचा है। वहां से गिरकर कोई भी खुदकुशी कर सकता है। वो अपनी ही बात से मजा लेते हुए हंस पड़ी। दोनों गाड़ी में बैठ के अस्तबल जा रही थी। गाड़ी वही बूढ़ा ड्राइवर चला रहा था। वो दोनों पिछली सीट पर कदरे फासले से बैठी थी। इबादा उसकी तरफ मुड़ के देख रही थी। जब रुस्तम पे बैठोगी तो दुनिया तुम्हें अपने कदमों तले नजर आएगी, और जब वो दौड़ता है, हाथ ऐसे पकड़े जैसे घोड़े पे बैठी हो, धगाधक धगाधक, तब दिल हलक को उछल जाता है। बट मज़ा बहुत आता है। सारा इलाका अपनी राजधानी महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई शहजादी 2 लाख एकड़ का रकबा अकेले फतह करके आई हो। वो अपने तख़य्युल में डूब के कह रही थी। फिर तो मैं ज़रूर बैठूंगी, वो पुरजोश होके कहने लगी। थोड़ी देर में वो अस्तबल पहुंच गई। मैं अस्तबल से रुस्तम को लेके लेके आती हूँ, तुम छाँव में हो जाओ, धूप आ रही है। वो उसे तंबीह करती अस्तबल की इमारत की तरफ चली गई। इबादत दरख्त की छाँव में चली गई। गुल अंदर आई। कितार में बनी कोठरियां खाली थीं। सतह की सफाई हो गई थी। अंदर एक अजीब सी भड़ास थी। घोड़ों की नाकाबिले बर्दाश्त बदबू के भभके उठ रहे थे। जाहिर है बाहर गर्मी ही इतनी थी। अस्तबल की छत ऊपर से तंदूर बन रही थी, और अंदर मौजूद सारी चीजें सुलग रही थीं। उसने एक एक कोठरी चेक की। रुस्तम का कमरा भी देखा। घोड़ा वहां नहीं था। वो इसी तरह बाहर आ गई। इबादा दूर खड़ी आंखों पे हाथ का छज्जा बनाए पहाड़ों को देख रही थी। वो तेज तेज चलती करीब आ गई। घोड़े अंदर नहीं हैं, लगता है मुलाजिम बाहर लेके गए हैं, पता नहीं वो कब आएंगे, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। गुल तासुब से कहने लगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, वैसे भी अभी धूप तेज है, हम अंदर चलकर इंतजार करते हैं। इबादा उसके कंधे पर हाथ रख के उसे क्वार्टर में ले आई। महाबत खान नहाकर बाहर निकला था। वो तौलिया कंधे पर डाले, हाथ में बाल्टी पकड़े ऊपर मौजूद बालकनी में जा रहा था। काका, महाबत खान उसकी आवाज सुनकर ठिठक गया। हम आ गए हैं। वो मुस्कुराया। इधर बैठक में बैठ जाओ बच्चे, हम कपड़े बिछा के आता है। जी काका। वो दोनों चलकर बैठक में आ गईं। बैठक की खिड़कियां पीछे चित्राल के दरिया और पहाड़ों की तरफ खुलती थीं। इस वक्त पर्दे हटे हुए थे। एक दिल अफरोज सा मंजर पसे मंजर में आ रहा था। दरियाई चित्राल के बहने की सुरीली आवाज यहाँ तक पहुंच रही थी। बैठक को मामूली से सजाया हुआ था। एक तरफ कोने में लकड़ी के सोफे थे, जबकि दूसरी तरफ चारपाइयां जहां गांव तकिए रखे हुए थे। इन चारपाइयों के ठीक पीछे एक बारिश आदमी की तस्वीर चिपका थी। सर पे शिमला वाली पगड़ी, चेहरे पे घनी मूंछें, स्याह आंखों से झलकता हुज़्न और उठी गर्दन से नुमाया होता गरूर। वो दोनों बैठक में कुर्सियों पर बैठ गईं। ये मेरे दादा हैं, सरवर खान खोवार। गुल उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखते हुए धीरे से बोली। 16 साल पहले इनका इंतकाल हो गया था। ये यहाँ के सरदार थे। असूल पसंद, कट्टर बारोब और सखी। हमेशा तरजीहात में चित्राल को अव्वल रखते थे। उनके नज़दीक नज़दीक चित्राल की इज्जत, चित्राल की तरक्की और चित्राल की बका से ज़्यादा कुछ अहम नहीं था। ये मेरे परदादा से मुख्तलिफ कबीलों में की फरमाइश पे सरदार बने थे। हालांकि इनके बड़े भाई थे, लेकिन पता नहीं कबीले वालों ने इनमें क्या देख लिया। शायद लीडरशिप की ताकत थी। वो इबादा की तरफ मुड़ी। लीडरशिप की ताकत किसी किसी में होती है, हर कोई रहनुमा नहीं बन सकता। ये चूजन मन होते हैं, जिनमें सर उठा के चलने की ताकत होती है, जिनके सीने में तीर खाने की सक्कत होती है। अलम पकड़ के लब्बैक कहना आसान नहीं होता। लश्कर की पहली कतार में खड़ा होना पड़ता है। नेज़ा, तीर, तलवार का वार पहले अपने सीने पर खाना होता है। पता है, मेरे बाबा में ये खूबी थी, लीडरशिप वाली। बीजान बताती हैं कि दादा बाबा को देख के हमेशा कहते थे कि ये मेरी परछाई है। ये चित्राल को वो देगा जो मैं नहीं दे सका। दादा चित्राल को जितना चाहते थे, बाबा को उससे कहीं ज्यादा अपनी सरजमीन से मोहब्बत थी। उन्होंने तो चित्राल के लिए अपनी वकालत भी छोड़ दी थी। आखिरी बात पे वो फखरिया अंदाज में मुस्कुराई। एक ऐसा वकील जो अपनी बेगुनाही का मुकदमा ही न लड़ सका।
बेचारगी और ताज्जुब से भरी ये आवाज़ महाबत खान की थी। वो दोनों चौंक गईं। महाबत खान हुज़्न लिए चेहरे के साथ अंदर आया। अगर वो खामोश ना रहते, पूरी दुनिया के सामने अपनी बेगुनाही का जिरह करते, तो उस वक़्त तुम्हारे सामने मौजूद होते। वो आगे आए और सामने चारपाई पर बैठ गए। उसने दुनिया को खुद पे चढ़ने दिया, खुद को रोने दिया और देखो, दुनिया ने उस पर रहम भी नहीं किया और उसको ख़त्म कर दिया। गुल के चेहरे पर मलाल दर आया, एक बेऐब सी वीरानी उसकी आंखों में सिमट आई। इबादा ने बगौर उसके चेहरे का बदलता रंग देखा। उसको काका की बात नागवार गुजरी थी। कमरे में एक तलिस्माती सी खामोशी छा गई। वो दोनों अपने अपने माजी में चले गए थे। इबादा खंखारी और जरा जोश से आगे हुई। काका, घोड़े कहाँ हैं? अस्तबल खाली है। माहौल की तलखी दूर करने के लिए वो मौजू बदलने लगी। घोड़े चरने गए हुए हैं बच्चे। और रुस्तम, रुस्तम कहाँ है? नदी के पास, उसको नहलाने लेके गए हैं। ओह! फिर तो जल्दी वापस आ जाएगा। उसने मुस्कुरा के गुल को देखा। जब आएगा मैं तब तुम्हें दिखाऊँगी कि उसकी सवारी कितनी शानदार है। गुल ने फ़ौरन अपने तासुरात ठीक किए। वो माज़ी की गलतियों और कोताहियों की तलख़ी को कम ही खुद पे हावी होने देती थी। लेकिन बाज़ औक़ात लोग इस ज़ख़्म को खुरच देते जिस ज़ख़्म की परत अभी चढ़ी होती थी। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मैं पहली बार किसी फ्राइज़लैंड घोड़े पर बैठूँगी। इबादा की आँखें चमक रही थीं। महाबत ख़ान दोनों को अचंभे से सुन रहा था। तुमने मेरी अच्छी-अच्छी तस्वीरें लेनी है ताकि मैं जब लाहौर जाऊँ तो सारे अस्पताल को जला-जला कर मार दूँ। मेसनी, गुल ने सर झटक के कहा। महाबत खान चौंकते हुए आगे हुआ। गुल बच्चे, तुम रुस्तम के लिए आया है? जी काका। महाबत खान के चेहरे पर रंग सा गुजर गया। तुम रुस्तम पर घुड़सवारी मत करो बच्चे, किसी दूसरे घोड़े पर कर लो। वो धीरे से बोले। क्यों काका? वो परेशान हो गई। रुस्तम पे क्यों नहीं? इब्तिहाज खान जी उसे लेके गया है। महाबत खान ने उसकी समातों में बम फोड़ा। गुल का रंग फक हुआ। किसकी इजाजत से वो लेके गया है मेरे घोड़े को? वो पूरे इश्तियाल से खड़ी हुई। खान भला किसकी इजाजत लेता है बच्चे? महाबत खान ने नाक से मक्खी उड़ाई। रुस्तम मेरा घोड़ा है काका। मैंने आपको मना किया था ना कि उसे किसी को नहीं देना। फिर इब्तिहाज क्यों लेके गया है उसे? वो बुरी तरह तेवरा गई थी। वो घोड़ा नहीं ले रहा, नहलाने लेके गया है। वो अभी वापस आ जाएगा। महाबत ने बड़ी मुश्किल से झूठ बोला। उसे फ़ोन करें और कहें अभी इसी वक़्त लेकर आए उसे। वो बहुत नाराज़ हो जाएगा। मैं नहीं डरती उसके गुस्से से। उसे कहें रुस्तम को वापस लाए। वो ज़िद से बोली। महाबत खान ने बातिल नख्वास्ता फ़ोन उठाया और बाहर चला गया। उसने इब्तिहाज को कॉल मिलाई, कुछ बात की और वापस अंदर आया। गुल खड़ी अपना गुस्सा ठंडा कर रही थी। आ रहा है, महाबत खान ने बताया। मैं देखती हूँ उसे, पता नहीं खुद को क्या समझता है, जाहिल गँवार इंसान। वो भिना के कहती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इबादा तेज़ी से उसके पीछे लपकी। गुल हिज़ानी अंदाज में सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई और हाथ का छिज्जा बनाकर पोलो मैदान के इख्तिताम पर मौजूद दरिया की सिमत वाला दरवाज़ा देखा। वो खुला था। वो उँगलियां मरोड़ते हुए बेचैनी से टहलने लगी। इबादा भी मुंतज़िर से खड़ी हो गई। वो हमेशा मेरी चीज़ों पे काबिज़ होने की कोशिश करता है। पहले मेरा कमरा मुझसे छीना, कितनी मार पड़ी थी मुझे उस पे। याद है आपको? आपको कैसे याद होगा? आप तो इधर थे अस्तबल में। उसने बाबा का राइफ़ल ले लिया, अब बाबा का घोड़ा भी छीन रहा है। मैं बता रही हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। वो जारहाना अंदाज में कह रही थी। कुछ ही देर में उसे दूसरी सिम से इब्तिहाज आता हुआ दिखाई दिया। उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। शलवार के पॉइंचे गीले, नीचे से कीचड़ से सुर्ख थे। कमीज़ का दामन भी नम था। आस्तीन उसे कोहनियों तक चढ़ाई हुई थी। वो सर पे पकोल रखे, हाथ में राइफ़ल उठाए, अज़ीम सल्तनत का इकलौता वली अहद बन के इस तरफ आ रहा था। वो अकेला था, रुस्तम साथ नहीं था। उसके डग इतने लंबे थे कि रौन का वो बड़ा कता उसे चंद कदमों में अबूर किया था। इबादा ने नथने फुला लिए। ये घटिया इंसान और इसका सामना वो करीब आया तो गुल तेवरा के उसके पास पहुंची। उसके जख्म में पसीने की नमी पड़ने से जलन हो रही थी। यही जलन उसके दिल और खून में भी हो रही थी। इब्तिहाज आंखों में शरारत लिए खड़ा था। ऊपर क्वार्टर की खिड़की से महाबत खान सर निकाले इस हालत में खड़े थे जिस हालत में बारूदी सुरूंग पे पैर रखने वाला सिपाही खड़ा होता है। रुस्तम कहाँ है? गुल ने छूटते ही पूछा। जहां उसे होना चाहिए, इब्तिहाज ने पुरसकून अंदाज में बताया। कहाँ? शहज़ोर में। शहज़ोर में क्यों? तुम तो उसे नहलाने लेकर गए थे। नहला लिया है मोहतरमा, अब शंदूर लेके जा रहा हूँ। इब्तिहाज ने वज़नी राइफ़ल एक हाथ से दूसरे में मुंतकिल किया। शहज़ोर में? शंदूर? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? गुल के साथ-साथ इबादा भी उलझ गई। इब्तिहाज के चेहरे पर लाइल्मी झलकी। उसने सर उठाकर ऊपर देखा। खिड़की में खड़ा महाबत खान बौखला गया। क्यों काका? तुमने तो फ़ोन पे कहा था वो आखिरी दफ़ा रुस्तम से मिलना चाहती है, इसलिए हवेली से आई है। वो आँखें मेज के देख रहा था। सूरज ऐन उसके चेहरे पर पड़ रहा था। उसको तो इल्म ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। तुमने झूठ बोला मुझसे। क्या कहना चाहते हो? गुल का दिल पूरी कुव्वत से धड़का।
تمہیں یعنی گل لالہ کو رستم کے بارے میں نہیں پتا؟ کیا میں وہ کچھ غلط سن رہا ہوں؟ وہ پوری طرح بن رہا تھا۔ مجھے بتاؤ ابتہاج، اس نے ابتہاج کے کالر پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ کیا مطلب ہے تمہارا ان باتوں سے؟ رستم کے ساتھ کیا کیا؟ یکدم اس کی آنکھوں میں کچھ کھبا۔ کہیں تم لوگوں نے اسے بیچ تو نہیں دیا؟ جنگلی بلی، اپنے پنجے پیچھے کرو۔ ابتہاج نے پوری قوت سے اپنا کالر چھڑا کے اسے دھکا دیا۔ بیچا نہیں ہے، بھیجا ہے۔ یوسف خان جی نے اسے شندور کے پولو کے لیے انعام کے طور پر وقف کیا ہے۔ جو کھلاڑی میچ کا آخری داؤ کھیلے گا اسے رستم ملے گا۔ یہ ٹرافی چترال کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹرافی ہوگی۔ وہ بہت جوش سے بتا رہا تھا۔ مہابت خان کے پیر کے نیچے سرنگ پھٹ گئی۔ گلے لالہ پر چترال آن گرا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ چچی اور امی نے بھی نہیں؟ غازان اور مہابت خان نے بھی نہیں؟ وہ ہمدردی سے اسے دیکھنے لگا۔ افسوس ہوا گل، بہت افسوس ہوا۔ رستم تو اب گیا، اب تو وہ تمہیں کبھی نہیں مل پائے گا۔ وہ گلا پھاڑ کے ہنسا۔ اوپر کھڑے مہابت خان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم مذاق کر رہے ہو۔ گل نے بے رحمی سے تردید کی۔ تمہارا اور میرا کوئی مذاق ہے گلے لالا؟ اسے سرد موہری سے کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ گل کے پیروں تلے زمین سی رک گئی۔ ابتہاج پوری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، نہیں۔ گل بے یقینی سے کہتی ایک قدم پیچھے ہوئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ میرے رستم کو وقف نہیں کر سکتے؟ وہ میرا ہے، وہ میرے پاس رہے گا، میں اسے جانے نہیں دوں گی۔ وہ حواس باختہ انداز میں کہتی اس سمت بھاگی جہاں سے ابتہاج آیا تھا۔ ابتہاج بری طرح گڑبڑایا۔ گل، رک جاؤ، میری بات سنو۔ عبادت تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ دونوں کو رستم کے پاس جاتا دیکھ کے ابتہاج کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اگر گل وہاں گئی تو سوچ سے بڑھ کر تماشا کرے گی، اور رستم تو پہلے ہی بپھرا ہوا تھا، ابتہاج سے سنبھل نہیں رہا تھا۔ گل کو دیکھ کے وہ مزید طیش میں آ جائے گا، اور پھر اسے ہاتھ لگانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اسے شندور کیسے لے کے جائیں گے؟ نہیں نہیں۔ اس کے میدے میں تتلیاں گھومی۔ وہ رائفل سنبھالتا فی الفور گل کے پیچھے بھاگا۔ گل اب دروازے سے نکل کے باہر آ گئی تھی۔ اس سے 20 قدم کی دوری پر دریائے چترال ٹھاٹے مارتا ہوا بہہ رہا تھا۔ چیڑ اور صنوبر کے اونچے درخت دریا کے کنارے کی تار میں لگے ہوئے تھے۔ دریا کے دوسری سمت کالا پہاڑ تھا جس سے ریت پھسلتے ہوئے نیچے آ رہی تھی۔ 100 قدم دور ایک شہزور کھڑی تھی، سفید رنگ کی درمیانے سائز کی لوڈنگ کی گاڑی جس میں رستم کو لادا ہوا تھا۔ رستم اس سے 100 قدم کے فاصلے پر تھا، صرف 100 قدم۔ رستم! وہ چیختی ہوئی دریا کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگی۔ عبادہ اس کے پیچھے تھی۔ گل مسلسل رو رہی تھی جس سے اس کی آنکھیں بار بار چندھیا جاتی اور وہ ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے آنسو پوچھ لیتی۔ شہزور کے ساتھ کچھ مرد کھڑے تھے۔ گل کو چلچلاتی دھوپ میں اپنی طرف آتا دیکھ کے وہ بری طرح گڑبڑا گئے۔ گاڑی چلاؤ، گاڑی چلاؤ! پیچھے سے بھاگ کے آتے ابتہاج نے مقامی زبان میں ہاتھوں کے اشارے سے چیختے ہوئے کہا، نہیں، رکو رستم! گل منت آمیز لہجے میں بولی۔ اس کی آواز سن کے شہزور میں بیٹھے رستم کے جسم میں والہانہ جنبش ہوئی، جیسے کوئی محبوب آواز سنی ہو۔ وہ بے چینی سے ہنہنایا، گاڑی چلاؤ، خانہ خراب ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ ابتہاج دانت پیستا ہوا اور بولا۔ رستم گاڑی میں بے چین سا ہونے لگا تھا۔ ملازموں نے پھرتی دکھائی اور دھپ دھپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کے انجن کی آواز ابھری، گڑگڑاہٹ، اور ایک ہی جھٹکے میں وہ زن سے آگے بڑھنے لگی۔ نہیں! گل کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ شندور نہیں جا سکتی تھی، اسے اجازت نہیں تھی۔ وہ رستم کو صرف یہی روک سکتی تھی، اسی جگہ۔ رستم! رستم! وہ بے بسی کی حد پر چلانے لگی۔ اسی لمحے رستم بری طرح ہنہنایا، لیکن وہ کوئی رد عمل نہیں دے سکا۔ اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے ابتہاج نے اسے کئی رسیوں زنجیروں سے باندھا ہوا تھا۔ وہ ان آہنی بیڑیوں کو توڑ کر گل کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اف! ظالم! گاڑی بہت دور چلی گئی تھی۔ گل کی ٹانگیں بے دم ہونے لگیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچی جہاں گاڑی کھڑی ہوئی تھی تو اسے محسوس ہوا کہ اب وہ 100 قدم نہیں 100 میٹر دور ہو گئی ہو۔ نظروں سے رستم اوجھل ہو گیا تھا۔ گاڑی کی آواز ختم ہو گئی تھی۔ گل نے بے اختیار گھٹنے پکڑ لیے۔ رستم! رستم میرا بچہ! وہ بری طرح ہانپنے لگی۔ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ پسینہ پانی بن کر اس کی گردن، مونڈھوں اور چہرے پر بہہ رہا تھا۔ وہ ہار گئی تھی۔ رستم چلا گیا تھا۔ گل! عبادہ نے اس کے ساتھ ہی بریک لگائی۔ آہ! گل بے ساختہ چیخ پڑی۔ چلا گیا! ابتہاج کی اطمینان بھری آواز دونوں کے کانوں میں پڑی۔ گل کی ڈوبتی ابھرتی سانسوں میں سکتہ آیا۔ وہ ایڑیوں کے بل گھومی۔ ابتہاج چند قدم دور تھا، مسکرا رہا تھا۔ پسینہ سے وہ بھی تر تھا لیکن خوش تھا۔ تم نے کیا ہے نا یہ سب؟ تم نے ہی کہا ہوگا، لالچی، کمظرف، گھٹیا انسان! تم نے ہمیشہ میری چیزوں پہ نظر رکھی ہے، کمینے! وہ چیخ چیخ کے کہتی ابتہاج پہ جھپٹی، اسے لات مار کے نیچے گرایا، اس کے سینے پہ چڑھی اور پے در پہ اسے مکے، گھونسے اور تھپڑ مارنے لگی۔ بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، اور مارتی۔ ابتہاج کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا لیکن اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ اپنا چہرہ بھی مشکل سے بچا رہا تھا۔ اس کی پکول اور اس کا رائفل کہیں دور گر گئے تھے۔ منہ سے خون رسنے لگا تھا۔ پیچھے ہو جاؤ بے حیا عورت، نیچے اترو، چھوڑو مجھے!
چیپ لانتی انسان، رستم صرف میرا ہے، صرف میرا، میں تم لوگوں کو اسے چھیننے نہیں دوں گی۔ اور یکدم ہی ابتہاج کے ہاتھ میں اس کی کلائیاں آ گئیں، اسے جھٹکے سے اسے نیچے اتارا اور بری طرح دھکا دیا۔ گل نے منہ کے بل کئی کلابازیاں کھائیں، وہ جست لگا کر ریسلر کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ذلیل، خبیث، گھٹیا عورت، تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، ابتہاج خان پہ؟ اس نے منہ سے اب اسے بازو سے منہ سے رشتہ خون تھتکار دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے مارنے کی؟ ہاں؟ ابتہاج نے جھک کر اسے بالوں سے پکڑا، ایک جھٹکے سے اٹھایا اور اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ ابتہاج چھوڑ دو اسے، عبادہ تیزی سے مزاحمت میں آ گئی۔ وہ یکدم ٹھہر گیا، پہلے آنکھیں میچیں، پھر گہری سانس لی اور گل کو ساتھ گھماتا پورے قد سے اس کی طرف مڑا۔ تم، اس سب کی جڑ تو تم ہو، سزا تو تمہیں ملنی چاہیے، وہ شعلہ بار آنکھوں سے دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ ابتہاج نہیں، اس سے پہلے کہ عبادہ وارن کرتی، ابتہاج نے اس کا بازو دبوچا اور پوری طاقت سے آگے دھکا دیا۔ وہ گل کے ساتھ بری طرح ٹکرائی، سر سے سر ٹکرانے کے بعد اس کی کرب ناک سسکی نکلی۔ سارا جہان آنکھوں کے سامنے گھوم گھوم گیا۔ لگاتا ہوں میں تم دونوں کو ٹھکانے، میں نے بہت سہ لیا، تم لوگوں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، عورت ہو کے مجھ پہ؟ تھو تھو، اس نے ہون کو تھوک دیا۔ وہ دونوں اس کے دونوں ہاتھوں میں تھی، گل کے بال اور عبادہ کا بازو۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو ابتہاج، عبادہ اپنے لمبے نوکدار ناخن اس کے گوشت میں دھنس رہی تھی، لیکن ابتہاج کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ دونوں کو گھسیٹ کے گاڑی تک لایا۔ یہ وہی گاڑی تھی جس سے وہ دونوں آئی تھیں۔ اسے پچھلا دروازہ کھولا، دونوں کو دھکے دے کے اندر بٹھایا۔ بوڑھا ڈرائیور بری طرح گھبرا گیا، ابتہاج کے منہ سے نکلتا خون کالر اور قمیض کے بٹنوں پر لگ گیا تھا۔ اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا، جھکا اور ڈیش بورڈ کے نیچے والے دراز سے کچھ نکالا۔ جب تک وہ سیدھا ہو کر باہر نکلتا، پچھلا دروازہ کھلا اور عبادہ زن سے باہر نکلی، اور اس سے قبل کہ عبادہ کچھ کرتی، ابتہاج نے پستول اس کے ماتھے پر تان لی۔ عبادہ کی ساری حرکت تھم گئی۔ بہت ہوشیار ہو تم لاہور کی ملکہ، ہاں؟ اس نے پستول کا ہیمر نیچے کیا اور گولی بھری۔ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو ابتہاج، میں بتا رہی ہوں، یہ بہت غلط ہے۔ وہ کانپتے لبوں کے ساتھ بولی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے یوں اس پر پستول تانی تھی۔ بکواس بند کرو، اندر بیٹھو۔ تم نہیں بچو، اندر بیٹھو۔ اس نے عبادہ کو دھکا دیا، وہ لڑکھڑا کے سیٹ پہ گر گئی۔ وہ بجلی سی تیزی سے اندر آیا، لیکن بیٹھنے سے پہلے ڈرائیور کو اشارہ کیا، گاڑی چلاؤ اور حویلی چلو۔ پھر کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیور تھر تھراتے ہوئے بیٹھ گیا۔ گاڑی کا انجن گرمایا اور زن سے گاڑی ریورس کی۔ بہت بدماشی آتی ہے تم دونوں کو، ابھی بتاتا ہوں تم لوگوں کو تمہاری اوقات۔ یاد نہ دلائی تو میرا نام ابتہاج یوسف خان نہیں۔ وہ غصے سے کھول رہا تھا۔ پیچھے گل اور عبادہ کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں پستول عبادہ پہ تنی ہوئی تھی اور وہ بار بار منہ میں آتا خون تھوک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ حویلی پہنچ گئے۔ گاڑی رکتے ہی ابتہاج نے پستول گل کے سر پہ رکھی۔ اترو۔ گل، جس کا سانس رک رہا تھا، بمشکل نیچے اتری۔ عبادہ بھی نیچے آئی۔ دونوں کے ساتھ ابتہاج باہر آیا۔ چلو آگے۔ وہ دونوں کو باندیاں بناتا حویلی کے اندر لے آیا۔ حویلی کی صحن میں عورتیں کام کر رہی تھی۔ ابتہاج کو آتا دیکھا تو پردے کی غرض سے جلدی جلدی یہاں وہاں دبک گئی۔ وہ دونوں کو صحن کی راہداری کی سیڑھیوں پر لایا اور دونوں کو زوردار دھکا دیا۔ وہ سیڑھیوں سے پھسل کے بری طرح لڑکھڑاتی ہوئی صحن میں جا گری۔ عبادہ گھٹنا مڑنے سے منہ کے بل گری، اس کی ہتھیلیاں چٹیل فرش سے بری طرح رپٹ گئیں۔ گل بھی دائیں کروٹ ٹھا سے جا لگی تھی، لیکن وہ پہاڑی لڑکی تھی، وہ یکدم باکسر کی طرح کھڑی ہو گئی۔ یہاں لا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ ہاں؟ میں یہاں بھی وہی بولوں گی جو وہاں بولا تھا، رستم میرا ہے۔ وہ پوری دقت سے چلائی۔ سنا تم نے ابتہاج یوسف خان، رستم میرا ہے، اسے کسی کا باپ بھی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ حویلی میں موجود خواتین شور سن کے کھڑکیوں کوچوں اور کھدروں سے جھانکنے لگیں۔ چلاؤ، جتنا چلا سکتی ہو، اپنا حلق پھاڑ لو، میں دیکھتا ہوں تمہاری کون سنتا ہے۔ ابتہاج پورے اطمینان سے صحن کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا، پستول ہاتھ میں لٹکا لی اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ چلاؤں گی، تمہارے ان کانوں کے پردے پھاڑ ڈالوں گی، جو میرے بس میں ہوگا میں کروں گی، میں رستم کو تم لوگوں کو نہیں لے جانے دوں گی۔ وہ ڈھٹائی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، پھر اسے سر اٹھایا اور چاروں اور دیکھا۔ رستم میرا ہے، صرف میرا۔ سن لیا سب نے؟ رستم صرف گل لالہ کا ہے، صرف گل لالہ کا۔ اس کی گونجتی ہوئی آواز سن کے موٹی چچی اور بریکھنا اوپر والی راہداری میں وارد ہوئیں۔ گل بریکھنا کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آ جاؤ، سب آ جاؤ، چھپ کیوں رہی ہو، پردہ کیوں کر رہی ہو؟ یہ مرد نہیں ہے، نامرد ہے، جو اپنے ہی گھر کی عورت کو بندوق کی نال پہ گھسیٹتا ہوا لایا ہے۔ باہر آ جاؤ سب، دیکھو تماشا، اس حویلی نے مجھ سے سب چھینا ہے، میرا سکون، میری خوشیاں، میرے بابا، میری یادیں، میری ماں، اور اب میرا رستم چھین رہی ہے۔ دیکھو، میں بھی تم جیسی لڑکی ہوں، کتنا محروم کیا ہے ان سب نے۔ عبادہ رونے لگی تھی، وہ مشکل سے پیچھے ہوئی اور تخت سے پش لگا لی۔ اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، وہ پہاڑی لڑکی نہیں تھی، وہ معصوم اور نازک سی
लाहौरी लड़की थी। बेजान और नीम मुर्दा सा और सर उसने तख्त से टेक टेक दिया। गुले क्या तमाशा है ये? मोटी चची अपनी रोबदार आवाज में कहती नीचे उतर आई और उससे पहले कि गुल कुछ कहती उनकी नजर इब्तिहाज पे पड़ी। उसका होंठ से सुर्ख लिबास देख के वो मचल के उसके पास भागी। इब्तिहाज, क्या हुआ बच्चे, तुम ठीक है? वो ठीक है मोटी चची, वो भी ठीक है, सब ठीक है, सिर्फ मैं जख्मी हूँ, इस वक्त मेरा खून निकल रहा है। वो हवास बाख्ता अंदाज में चिल्ला रही थी, अपने आसाब पर काबू नहीं था। इस हवेली जहाँ औरतों की आवाज का बाहर जाना ममनू था, वो पूरे इख्तियार से चिल्ला रही थी। गुल, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? बरेखना तड़पते हुए आगे आई। माँ को चिल्लाना नहीं, रोना नजर आया था। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ चची। खबरदार जो एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया। उसने अंगुश्त उठा के उन्हें बुरी तरह वार्न किया। मुझसे हमदर्दी मत करना, मेरा मातम करो जैसे कि मैं कर रही हूँ। मेरा रुस्तम जा रहा है, मेरा बच्चा जा रहा है, मेरी रूह निकल रही है। सब मेरे सुकून का तमाशा देखो। यहाँ क्या दिया है तुम लोगों ने आज तक मुझे, सिवाय गारत के, तकलीफ के, महरूमियों के? कहाँ खड़ी हूँ मैं हसरतों की दहलीज पे, अकेली, तन्हा, लावारिस। उसका गला बैठ नहीं रहा था, वो टूट चुकी थी। हाँ, वो किरची-किरची हो गई थी। आवाज़ नीचे करो बेहया लड़की, ये हवेली है, चची ने गुर्राते हुए कहा। एक तो चची की कसम से मुक्का लगाए बंदा एक। ऊपर राहदारी से आलिया गोदाई ने नीचे झांका। सहन में फासले-फासले से सब खड़े थे। गुल ऐन मस्त में थी। ये कैद खाना है, ये मेरी काल कोठरी है, ये वह हवेली नहीं है। इसे हवेली मत कहें, क्योंकि यहाँ इंसान नहीं बसते, यहाँ जानवर रहते हैं। दूसरों के हक पे डाका डालने वाले वहशी दरिंदे हैं यहाँ। और उसकी ये ऊंची आवाज मर्दान खाने में मौजूद मुजाहिद खान ने सुन ली। उनके कान ऐसे खड़े हो गए जैसे खतरे के वक्त खरगोश के होते हैं। वो मुठियां भेजते हुए जनान खाने की तरफ भागे थे। मैं रुस्तम को नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रुस्तम किसी का इनाम नहीं, किसी की ट्रॉफी नहीं, वो मेरी मिल्कियत है, मेरी जाती मिल्कियत। मैं उसे हड़पने नहीं दूंगी। उसके आंसू टप टप गालों पे लुढ़क रहे थे। तुम कोशिश कर लो बदसूरत औरत, कर लो जितनी बेहयाई करनी है, रुस्तम तुम्हें फिर भी नहीं मिलेगा। रुस्तम सिर्फ मर्दों की शान है, तुम्हारी औकात भी नहीं है उसे अपनाने की। इब्तिहाज ने पूरी तरह जहर उगला। मोटी चची उसके पास बैठ के उसका खून अपने पल्लू से साफ कर रही थी। कमरे में जाए जयनमाज बिछाकर नवाफिल अदा करती बेजान चौंकी। फिर अपनी तस्बीह वहीं छोड़ दी और जयनमाज का कोना मोड़ते हुए बमुश्किल उठी और बाहर आ गई। मेरे बाबा ने वो मुझे दिया था, वो मेरे बाप का खरीदा हुआ घोड़ा है। अगर वो तुम मर्दों में इतनी काबिलियत देखता तो मुझे रुस्तम ना देकर जाता। उसने मेरा नाम लिया था, उसने कहा था रुस्तम गुले लाला का घोड़ा है। तुमने खुद सुना था इब्तिहाज, अब तुम रू गिरदारी मत करो। मैं तुम लोगों को रुस्तम को ले जाने की इजाजत नहीं दूंगी। वो मेरा घोड़ा है, मेरे पास रहेगा, वो मेरी मिल्कियत है। बंटवारा नहीं हुआ जो तुम हर चीज को अपना कह रही हो, वो सबका है, सबका हिस्सा है उसमें। मोटी चची मोटी चची ने नाक चढ़ाकर कहा। मोटी चची को किसी दिन बहुत दिल करता है मैं भी मारूं। किसी की मिल्कियत नहीं है भाभी इसमें। कलीम खान ने रुस्तम गुले लाला को दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। ब्लोरी को वही लाए थे खुद खरीद कर। उन्हें दाजी ने ब्लोरी नहीं दी थी, और जब चीज अपने पैसों से खरीदी जाए तो उसमें कोई विरासत शामिल नहीं होती। बरेखना ने उनकी तबीयत साफ की। क्या हो रहा है यहाँ, क्यों शोर कर रही हो गुल? मुजाहिद खान अपनी शॉल संभालता राहदारी में आ खड़ा हुआ। उसके पीछे मुलाजमाओं के साथ चलती हुई बीजान भी आ गई थी। देखो हवेली वालों, मेरा जाली बाप मुझसे पूछ रहा था कि मैं शोर क्यों कर रही हूँ। क्यों चचा, आपको किसी ने नहीं बताया कि आपके बड़े भाई की इस इकलौती बेटी से उसका आखिरी हक भी छीन लिया गया है? वो कदम कदम चलती उनके करीब आई। क्यों बीजान, अपने राज दुलारों को आपने नहीं बताया कि मेरा रुस्तम जाने वाला है? मैं एक बार फिर इस हवेली की भेंट चढ़ने वाली हूँ। बीरजान के चेहरे का रंग फक हुआ। रुस्तम का फैसला यूसुफ खान जी ने किया है गुल, इस पे इतना वावेला मत मचाओ। मुजाहिद खान सख्ती से बोले। ऑफ कोर्स चचा, ऑफ कोर्स, ऐसा और कौन कर सकता है? यूसुफ खान, उसका बेटा, उसकी बीवी के अलावा मेरी जिंदगी में जहर कौन खोल सकता है? मेरा जीना हराम करने का ठेका इस खानदान ने ही तो लिया है। वो पूरी नफरत से पुंकारी। आलिया गोदाई नीचे उतर के अब सतून के साथ खड़ी थी। ये सारा मुआजरा वो दिलचस्पी से देख रही थी। तमीज से बात करो, वो बड़े हैं तुमसे। तमीज से बात, उसने वो बनाकर सर झटका। फिर उसे गुमसुम खड़ी बीजान को देखा। बीजान, सुन रही हैं आप, ये आपके बड़ों ने क्या किया है? उन्होंने मेरे बारे में एक और फैसला किया है। मेरे रुस्तम को शंदूर के लिए वक्फ कर रहे हैं। मैं जो रुस्तम की मालिक हूँ, मुझसे किसी ने नहीं पूछा, मगर आपको बताया तो होगा, है ना? वो बेयकीनी से कहती कदम कदम ऊपर चढ़ के उनके सामने खड़ी हो गई। आपको याद है दाजी ने क्या कहा था? दाजी ने मुझे, चची, यूसुफ खान, आपको, मुजाहिद चचा, सबको सराहने बुलाकर क्या वसीयत की थी? उन्होंने मेरा हाथ थाम कर आप सबको मुखातिब करके क्या कहा था, याद है आप लोगों को? या मैं याद दिलाऊं?
बी जान का तनफ़ुस तेज़ होने लगा। उन्होंने बेइख्तियार दिल पे हाथ रखा। मुजाहिद खान जो उन्हें देख रहा था तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा। चुप हो जाओ गुल, अम्मा जान की तबीयत ख़राब हो रही है। उन्होंने तंबीह की। क्यों चुप हो जाऊं? ये तो बड़ों का फैसला है। बड़ों में बेजान भी आती हैं, उनकी मर्जी से ये सब हुआ होगा। क्यों बेजान? बताएं मुझे। क्या आपको मेरी महरूमियां नजर नहीं आई? आपको मेरी कमियां, मेरी कमजोरियां ही नजर आती आई थीं? क्यों? क्यों रख दिया आपने मेरी शहरग पे हाथ? क्यों काटी है मेरी सबसे दुखती नस? वो बिलबिला के रो पड़ी। बीजान डगमगाने लगी थी। आपको जरा सा मेरा ख्याल नहीं आया? अपने मरे हुए बेटे का ख्याल नहीं आया? मुझे यतीम पे तो इतना तो तरस खा लिया होता। मैं पोती हूँ आपकी। गैर से थोड़े ही लाए थे बाबा मुझे। पैदा किया था। आपके मकतूल बेटे की इकलौती निशानी हूँ मैं। इन रगों में उसने कलाई कलाई आगे की। उसका खून बह रहा है। मुझ पे ऐसा जुल्म तो ना करती। मेरी जान ले लेती। मुझसे रुस्तम ना छीनती। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा के रोने लगी। मैं मुजाहिद, ये क्या क्या? बेजान बुरी तरह हाँफने लगी थी। गुल चुप करके अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी। मैं रुस्तम का फैसला करके ही दम लूंगी। रुस्तम सिर्फ मेरा है, समझे आप? रुस्तम को बार बार अपना मत कहो। वो सबका है, सिर्फ तुम्हारा नहीं है। पूरी हवेली का हिस्सा है उसमें। मोटी चची ने जल के कहा। उसे चेहरे से हाथ हटाए। उसके नथने फूल गए, आंखों में खून सा उतरा। वो सूरज से नीचे आई चची की तरफ बढ़ी। गुल, इब्तिहाज ने तंबीह की। वो नहीं रुकी। एक कदम दूर हाथ बढ़ाया, मोटी चची की मोटी गर्दन पकड़ ली और उन्हें धक्का देके सतून से जोड़ दिया। जबरदस्त। क्या कहा? एक बार फिर कहो। किसका है रुस्तम? मोटी चची बुरी तरह खांसी। गुल, इब्तिहाज तेजी से उसके हाथों पर झपटा। मुजाहिद खान ने भी जान को छोड़ा और भाभी की जान बचाने के लिए भागे। गुल की आंखों में खून उतरा था। उसने मोटी चची की शहरक को नाखून और उंगलियों की मदद से दबोचा हुआ था। बोलो कमजोर औरत, रुस्तम किसका है? उसने अपनी उंगलियां उनकी रगों में धुंसा दी। शिद्दत से उनकी आंखें उबलने लगी थीं। गुल छोड़ो। इब्तिहाज हतल इम्कान कोशिश कर रहा था कि उसके हाथ छुड़ा सके। गुल, एक गंभीर इंतबाह। अब बस। ये आवाज मुजाहिद खान की थी, जो उसे तब सुनाई दी जब वो उसे पकड़ के तख्त पे फेंक चुके थे। फिर उसने इब्तिहाज और उनको खुद पे झुकता पाया। वो उसे बुरी तरह थप्पड़ों से मार रहे थे। उसे खुद पे कई बार महसूस हुए। पे दर पे तकलीफ दे, बेहद तकलीफ दे। मोटी चच्ची की गर्दन को फरार मिल गया था। वो रेशम के बाजू में झूल के खांसने लगी। बरेखना मज़ाहमत में आगे बढ़ी। चंद कदम लिए, सामने ध्यान नहीं गया। फिसली और मुंह के बल जोर से फर्श पे जा गिरी। चेहरा इस कदर जोर से फर्श पे लगा कि मुंह से खून उछल के बाहर निकला। वो शिद्दत दर्द से कराही, उनसे दूर, 20 कदम दूर। गुल मर्दों के दरमियान घिरी हुई थी। गुल नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ उसकी चीखें थी जो हवेली की दीवारों से पलट पलट के कानों में सीसा डाल रही थी। पूरे में एक सहर फैल गया। इबादा खुद को घसीटती तख्त के करीब आई। इन मर्दों को कमीज के पिछले दामनों से पकड़ पकड़ के पीछे करने लगी। गुल चीख रही थी। उसके बाजू सीने और मुंह पर रखे हुए थे। उसे हर तरफ से मुक्के घोंसे पड़ रहे थे। बीजान की आंखों के आगे स्याही फैली। मंजर बेनूर हुए। गुल की चीखों ने समातों को झंझोड़ा। यकदम बीजान चकरा के फर्श पे जा गिरी। लड़कियों ने बेसाख्ता उन्हें थाम लिया। रुक जाओ, मत करो, छोड़ो उसे। इबादा मन्नत तो समाजत करती रही, लेकिन वो नहीं रुके। उसने गुल की आवाज़ को घुटन में बदलते सुना। वो घुरघुरा रही थी। बरेखना का आगे वाला दांत टूट गया था। उनका मुंह खून से भरा हुआ था। वो तड़पती, सिसकती, सीने के बल खुद को घसीटने लगी। गुल उनकी औलाद थी। वो उसे पिटता नहीं देख सकती थी। और फिर चुप सी खड़ी आलिया गोदाई ने पूरी इस्तेहकाक से कदम उठाए। खुद को पुरसुकून करती चची ने नम आंखों से उन्हें देखा। वो एक सरदारनी की तरह कदम उठा रही थी। मुजाहिद खान और इब्तिहाज के पीछे पहुंचकर उन्होंने दोनों के कॉलर में पीछे से हाथ डाले और उन्हें खींचा। दूर हो जाओ उससे। ये आवाज़ नहीं थी, एक सरदारनी का हुक्म था। मुजाहिद और इब्तिहाज हाँफते हुए पीछे हो गए। वो आगे आईं, लेकिन इससे पहले कि वो गुल को थामती, गुल बेजान होके तख्त से फर्श पे और उनके कदमों में पूरे वजन से जा गिरी। वो अपना होश खो चुकी थी। ब्रेखना उसके तख्त की पॉइंटी पर बैठी उसकी हथेली रगड़ रही थी। इबादा पैरों की तरफ खड़ी तलवे रगड़ रही थी। गुल मुकम्मल हवास खो चुकी थी। वो बेदम सी लेटी हुई थी। आलिया गोदाई घुटनों के बल बैठ के मुसलसल उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रही थी। वो फिक्रमंदी से कभी उसका चेहरा थपथपाती तो कभी आवाज़ देती। सीढ़ियों पर बैठी मोटी चची को आलिया की फिक्र बदरजहा चढ़ रही थी। बीजान को अंदर कमरे में ले गए थे। उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बच्ची को होश नहीं आ रहा। गुल, मेरी जान, उठो, आंखें खोलो। बरेखना तड़प रही थी। वो अपने खून आलूद मुंह, टूटे दांत की तकलीफ भूल गई थी। उसके कपड़े कितने खराब हो गए हैं, आस्तीन कितनी बदबूदार है, सब भूल गया था। उन्हें सिर्फ गुल की फिक्र हो रही थी। उनसे चंद कदम दूर मुजाहिद खान और इब्तिहाज सर झुकाए खड़े थे। हवेली में भूचाल आ गया था।
कुछ ही देर में यूसुफ खान और गाज़ान आगे पीछे चलते हुए ज़नानखाने में आए। ऊपर दाएँ बाएँ और कोनों से झांकती लड़कियां जिन की तरह गायब हो गईं, क्योंकि ज़नानखाने में यूसुफ खान आया था। सहन का हैबतनाक मंजर देख के उनके कदम राहदारी में जंजीर हो गए। मोटी चची की पहले आंखें पहले खुल गईं, फिर उन्होंने जल्दी से गर्दन पकड़ ली और खांसने लगीं। क्या हो रहा है यहाँ? गाज़ा ने बेचैनी से पूछा। गैर इरादी तौर पर नज़र तख्त पे लेटी गुल तक गई, जिसका हाथ तख्त से नीचे झूल रहा था। वो बेसुध वहाँ लेटी हुई थी। गाज़ान हवास बाख्ता अंदाज में आगे बढ़ा, तख्त के पास रुक के गुल पे झुका। क्या हुआ चच्ची गुल को इस तरह क्यों लेटी है? उसके सभी चेहरे पर जा बजा नील के निशान थे। उसके होंठों से खून निकल रहा था। क्या हुआ है इसे? गुल, गुल, वो उसका चेहरा थपथपाने लगा। गुल की आंखें बंद थीं। उसने उसकी कलाई उठा के नब्ज़ देखी, नब्ज़ चल रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ गुल को, कोई बताएगा? वो हिज़यानी अंदाज में चिल्लाया। यूसुफ आंखें सुकेड़ के सबको देख रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि ज़ुबान खोलता। वहाँ सब अपनी जगह जम गए थे। मैं बताती हूँ क्या हुआ है। आलिया गोदाई ने गिलास नीचे रखा और पूरे कद से खड़ी हुई। गाज़ान ने पलट कर उन्हें देखा। मोटी चच्ची ने बेख्तियार अंदोहनाक खांसी मुंह से निकाली, जैसे खुदा न खास्ता दमे की मरीज़ा हो। अब पता चलेगा गुल तुझे जब आलिया खान जी को तुम्हारी हरकत के बारे में बताएगी। आलिया ने चंद कदम यूं लिए कि वो यूसुफ खान के सामने खड़ी हो गई। तुम्हारे इन दो नामर्दों ने, गुल से इब्तिहाज और मुजाहिद खान की तरफ इशारा किया, अपनी मर्दानगी दिखाई है। इन दोनों ने गुल को बेरहमी से मारा है, इतना बेरहमी से कि उसका जिस्म बर्दाश्त ही नहीं कर सका और वो आजुर्दा सांस ली, बेहोश हो गई। यूसुफ खान के पैरों तले सुरुंग फट गई। गाज़ान के दिल पे घोंसा पड़ा। वो बेख्तियार मुड़ा और दीवानावार गुल के जख्मों को छूने लगा। वो जा बजा पड़ने वाले घोंसों और थप्पड़ों के निशान थे। उसकी दाईं आंख सूज रही थी। इब्तिहाज ने कृख्तगी भरी नजर आलिया पे डाली। डाइन। मोटी चची का मुंह खुल गया। मेरी गर्दन, मेरी सांसें, वो क्यों नहीं बताई? वो अपना दुखड़ा सुनाने के लिए उठने लगी तो ठहर गई। यूसुफ खान तनतने से दोनों की तरफ बढ़े। उनके लंबे डग देख देख के हवेली को सांप सूंघ गया। मोटी चची खांसना भूल गई। उनके साथ खड़ी रेशम ने खुश्क गला तर किया। वो सरदार की तरह डग भरते उनके सामने खड़े हो गए। दोनों के सर मुजरिमों की तरह झुके हुए थे। गुल उठो मेरी जान, गाजान डॉक्टर को बुलाओ। गुले बच्चे उठो, बरेखना मचलती जा रही थी। उनका कलेजा कट रहा था। गाज़ान तेज़ी से पीछे हटा, पैंट की जेब से फ़ोन निकाला और डॉक्टर को बुलाने लगा। इबादा बदस्तूर गुल के तलवे रगड़ रही थी। तुमने किया है ये? उन्होंने इब्तिहाज से पूछा। उसने मज़लूम सी नज़रें उठाईं। उसने मजबूर किया मुझे। देखे मेरी हालत। उसने पहले हमला किया। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, यूसुफ खान का तंदुरुस्त हाथ हवा में बुलंद हुआ और पूरी वक़्त से इब्तिहाज के बाएँ गाल पे जा पड़ा। थप्पड़ की चटाख की आवाज़ आई, ज़बरदस्त, और वो बेसाख्ता दाएँ सिमत लुढ़क गया, मगर गिरा नहीं। मुजाहिद खान घबरा कर एक कदम पीछे हो गया। बेगैरत! उन्होंने सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ कहा और इतना ही काफ़ी था। ग़ज़ान ने डॉक्टर को फ़ोन कर लिया था। उसने अगले ही पल गुल को बाहों में उठाया और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। बरेखना चची भी गिरती पड़ती उसके पीछे लपक गईं। इब्तिहाज गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से बाप को देख रहा था। खान जी, उस बेहया ने मोर जान। यूसुफ खान ने आओ देखा ना ताओ, इस जुर्रत पर सीधे हाथ से उल्टा थप्पड़ मारकर इब्तिहाज का दूसरा गाल लाल कर दिया। वो जो पहले एक गाल पे हाथ रख के बाप को देख रहा था, अब दोनों गालों पर हाथ रख के खड़ा था। आलिया गोदाई ने गर्दन अकड़ा ली। बहुत अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था। मोटी चची खाविंद का ये इश्तियाल देख के रेशम के पल्लू में दुबक गई। उन्हें गले में उठती खराशें एक लम्हे के लिए भूल गई। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें तो इस वक्त शंदूर में होना चाहिए था। तुम्हारे साथी खिलाड़ी शंदूर पहुंच गए हैं, नहीं? उन्होंने ठिठकते हुए पूछा, फिर सर झुकाए खड़े मुजाहिद को देखा। क्यों मुजाहिद खान, ये यहाँ क्या कर रहा है? अभी तक शंदूर क्यों नहीं पहुंचा? खान जी, वो रुस्तम को लेकर जाने की जिम्मेदारी इसकी नहीं थी। मैंने अजीम को कहा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो ताज्जुब से पूछ रहे थे। वो मुजाहिद मिनमिनाया। अब मैंने पूछा इब्तिहाज यहाँ क्या कर रहा है? वो पूरी कुव्वत से धाड़े। मुजाहिद बेख्तियार कपकपाने लगा। हवेली की लड़कियों ने कमरों के दरवाजे बंद कर दिए। बच्चे कोनों खुदरों में छुप गए। कल बहराम के साथ हुए तशद्दुद पर ताहाल कोई अपनी हालत संभाल नहीं पाया था। इस वक्त उनका गुस्सा कल वाले ठंडे तासुरात से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इब्तिहाज शिकवा कना नजरों से बाप को देख रहा था, जिसने उसकी पूरी बात नहीं सुनी, उसके जख्म नहीं देखे, उसकी माँ का खांसना बिलकना नहीं सुना। बख्त, दिलावर, अंदर आओ। उन्होंने अपने वहशी गार्ड्स को आवाज लगाई। लम्हे की देर थी।
दोनों गार्ड्स असलहा थामे राहदारी में आन खड़े हुए। इब्तिहाज को लेकर शंदूर जाओ, अभी इसी वक्त, और जब अगला फ़ोन मुझे करो तो शंदूर से करना। उन्होंने जारहाना अंदाज में हुक्म दिया। इब्तिहाज के पैरों तले सुरंग फटी। यूसुफ खान के गार्ड्स रेंजर्स के एहलकारों की तरह इब्तिहाज पे झपट पड़े और उसने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई मज़ाहमत नहीं की। वो घायल नज़रों से बाप को देख रहा था। गार्ड्स उसे खींचते हुए ले गए। वो वहाँ से हटा तो उन्होंने मुजाहिद खान को देखा, जिस पर लर्जा तारी था। अब मेरी बारी। अपनी बेटी पर हाथ उठाते तुझे शर्म नहीं आई खबीस? उन्होंने उसे गाली दी। औरतों की मौजूदगी में, आलिया की मौजूदगी में, इबादा की मौजूदगी में। मुजाहिद ने हजीमत से आंखें मीच लीं। उसके लिए डॉक्टर बुलाओ, अगर उसे कुछ हुआ मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो धमकी आमेज लहजे में घुर्राते अपनी शाल संभालते मर्दान खाने की तरफ बढ़ गए। उनके जाते ही सबने अपनी रुकी हुई सांस बहाल की। कुर्सी पे बैठे डॉक्टर ने उसकी नब्ज जोड़ी, फिर सीधे हो गए और स्टेथोस्कोप कानों से उतार लिए। सब ठीक है। शौक की कैफियत में है, लगता है कोई सदमा पहुंचा है, ज्यादा फिक्र की बात नहीं है। जब हमारा दिमाग किसी बात को कबूल नहीं कर पाता तो इसी तरह बेहोश कर देता है। मैं ये ड्रिप लगा रहा हूँ, इसके खत्म होने तक इनको होश आ जाएगा। डॉक्टर ने अपने बैग से सफ़ेद पानी वाली दरमियाने साइज़ की ड्रिप निकाली और अज़ान ने हैंडल ला कर दिया। उन्होंने ड्रिप हैंडल से लटकाई। गुल के बाएं हाथ के पुश्त में सुई चिबो दी और ड्रिप चला दी। सफ़ेद रंग स्याल कतरा दर कतरा उसके की नालियों में दाखिल होने लगा। डॉक्टर, कोई तशवीश की बात तो नहीं है? कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लगी? गाज़ान ने फ़िक्रमंदी से पूछा। नहीं, कोई ख़ास चोट नहीं है। बस ये ऊपर-ऊपर से कुछ ज़ख़्म है, इनके लिए मैं ट्यूब दे देता हूँ। रोज़ाना लगाएँगे तो ठीक हो जाएँगी। कोई दिमाग-विमाग का हिस्सा मुतासिर तो नहीं हुआ? मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी? जी, जी, बिल्कुल, परेशान मत हो भाभी। पहाड़ी औरत इतनी आसानी से दिमागी तवाज़ुन नहीं खोती। फिर गुल तो अपनी बहादुर बेटी है। उन्होंने चंद ट्यूब निकाल के उनकी तरफ बढ़ाए। उन्होंने काँपते हाथों से पकड़े। उनकी तशवीश में कमी नहीं आ रही थी। भाभी, डॉक्टर जो गाँव का ही कोई आदमी था, उनको देख के ज़रा हमदर्दी से मुखातिब हुआ। अपने दाँत के लिए दंदान साज़ के पास चली जाएँ, उसका एक टुकड़ा लटक रहा है, वो काट देगा। उस और ये सुनते ही बरेखना ने दाँत को हाथ लगाया। दाँत की एक जड़ रहती थी, वो मुकम्मल अलग नहीं हुआ था। उन्होंने 2 उँगलियों से दाँत को पकड़ा और झटका दे के खींचा। दाँत टूट के उनके हाथ में आ गया। साथ ही खून होठों और दाँतों में उबल पड़ा। उन्होंने ट्यूब इबादा को पकड़ाई, खुद मुँह पे हाथ रखा और वॉशरूम में चली गईं। वहाँ मौजूद सब ने हवंदकों की तरह उनकी ये जुर्रत देखी थी। मैं चलता हूँ खान जी, ज़रूरत पड़ी तो दोबारा आ जाऊँगा। डॉक्टर ने गहरी सांस खारिज करते हुए अपने बैग उठाए। गज़ान ने बस सर को हल्का सा खम दिया। डॉक्टर बाहर चला गया। बाकी सब बेजान के पास थे, जिनको होश आ चुका था, लेकिन उनकी धड़कन काबू में नहीं आ रही थी। वो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थीं। उनके सामने सोच समझ के मामलात रखे जाते थे। इबादा झुक के साइड टेबल पर ट्यूब रख रही थी। गाज़ा ने पहली बार उसको देखा। चेहरे पर मट्टी लगी हुई थी, बाजू रपटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, आंखें और नाक सुर्ख पड़ रही थी। इबादा, वो फिक्रमंदी से कहता करीब आया। वो जो साइड टेबल पर ट्यूब रख रही थी चौंक गई। जी, इधर आए। वो उसे कलाई से थाम कर सोफे तक लाया। वो ठिठक गई। क्या हुआ? बैठे यहाँ। वो उलझते हुए बैठ गई। अजान कमरे से बाहर निकल गया। बरेखना बाहर आई तो मुंह साफ हो गया था। अलबत्ता सामने वाला दांत ना होने की वजह से मुंह बहुत बुरा लग रहा था। पहाड़ी खवातीन की हड्डियां हों या दांत 60 साल से पहले नहीं चटकते। यहाँ बरेखना ने पहला दांत ही 45 साल की उम्र में खो दिया था। तो गाज़ान वापस आया तो अकेला नहीं था, पीछे रेशम और परवरशा थी। खुद उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। वो चलकर उसके पास आया और उसके कदमों में बैठ गया। एक तरफ सोफे पर बॉक्स रखा, अंदर से कॉटन निकाला, उसे पायोडीन में डिबोया और उसकी कोहनियों पर रखने लगा, जहाँ रगड़ आने से खून के नन्हे नन्हे कतरे निकले हुए थे। इबादा ये सारी कार्रवाई देख के मचल गई। ऐसा लगा जैसे इस वक्त बाबा कदमों में बैठे उसकी मरहम पट्टी कर रहे हों। सारे सानहे में उसे भी चोट लगी थी। उसकी हड्डियां भी चटक रही थीं। अगर यहाँ याद आया था तो सिर्फ गाज़ान को। वो फ़िक्रमंदी से उसकी पट्टी कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और आंखों की नमी को पी गई। रेशम उसके साथ बैठकर उसे दिलासा दे रही थी। ड्रिप के कतरे खत्म हुए तो उसे होश आ चुका था। इबादा ने उसकी नस से सुई निकाली और ड्रिप स्टैंड को पीछे कर दिया। गुल आंखें मेचे पेशानी को उंगलियों से सहला रही थी। अंदर दिमाग की शरेयानों में नाकाबिले बर्दाश्त चीसें उठ रही थीं। बरेखना पाइंती पर उसके हाथ थामे बैठी उसे होश में आता हुआ देख रही थी। साथ साथ वो अपनी आंखों की नमी भी पहुंच रही थी। गुल ने आंखें खोलकर छत को देखा। कुछ साने वो खाली-खाली नज़रों से छत को घूरती रही। फिर उसने बायाँ हाथ खींचा, वो अटक गया। उसने गर्दन घुमाकर देखा। बरेखना की उँगलियाँ उसकी उँगलियों में पेवस्त थीं। वो नरमी से उसका हाथ हिला रही थी। उसके चेहरे पर नागवारी आई। छोड़े मेरा हाथ। उसने झटके से हाथ खींचा और कोहनियों के बल उठ के बैठ गई। बरेखना का दिल बुरी तरह दुखा। गुल, मेरा बच्चा। वो तड़प के करीब हुई। पीछे हो जाए, नहीं हूँ मैं आपकी बच्ची। वो गुर्राई। गुल, आराम से, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यू हैव ब्रूजेस।
इबादा ने नरमी से टोका। गुल कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखती रही, फिर उससे सर हाथों में गिरा लिया और बिलक बिलक कर रोने लगी। उसने ख्वाबों ख़यालों में भी नहीं सोचा था कि रुस्तम उससे अलग होगा। वो तो ऐसा असासा था जिस पर उसे हमेशा नाज़ रहा था। उसका ज़िक्र, उसकी तारीफ़, उस पर गरूर वो गर्दन अकड़ा के करती थी। उसके लहजे में रुस्तम के ज़िक्र पर हमेशा मान आ जाता था। उसके बाबा ने जहाँ उसे सब दिया था, उसमें रुस्तम उसके पास बेशबहा तोहफ़ा था। वो उसका पालतू था। 18 साल से वो उसे पाल रही थी और आज वो उसे वक़्फ़ करने जा रहे थे। इतने ज़ालिम वो कैसे हो सकते थे? बरेखना ने सिसक कर उसके सर पर हाथ रखा। वो घुटनों में मुँह दिए ज़ारों की तार हो रही थी। गुल बच्चे, खुद को सँभालो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ख़राब हो जाएगा। उन्होंने तशवीर से कहा। उसने तनफ़्फ़ुर से उनका हाथ बालों से हटाया और हिचकियों से रोने लगी। उसकी छोटी-छोटी हिचकियाँ सुनकर बरेखना ने बेबसी से इबादा को देखा। इबादा ने गहरी साँस ली। वो गुल को किस लिहाज से तसल्ली देती, क्या कहती? भूल जाओ रुस्तम को, माफ़ कर दो मुजाहिद खान और इब्तिहाज को, कोई बात नहीं, दूसरा रुस्तम आ जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं रुकी, अभी बहुत कुछ है तुम्हारे पास, रुस्तम जैसे और कई आ जाएंगे, वो कह सकती थी। नहीं, वो नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसका और गुल का गम इस मकाम पर आकर साझा हो गया था। कई साल पहले वो खुद भी इस मरहले से गुजरी थी। तब उसे किसी की तसल्ली ने पुरसकून नहीं किया था। वो घुटनों पर बैठकर हलक के बल चीखती रही थी। उस लम्हे उसे जिसने भी दिलासा दिया वो बहुत मामूली और कमतर लगा। इल्फाज के रवायती दिलासों में अब असर कहाँ रहा था। तसल्ली रखो, हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह है ना, तकदीर में जो लिखा था हम कुछ बदल नहीं सकते, सब्र करो। ये वो अल्फाज थे जो रोज़ कान में पड़ते थे। उनकी तासीर अब ख़त्म हो चुकी थी। ज़िंदगी समझौतों का नाम ज़रूर है, लेकिन बज़ाहिर खुद ये समझौता नहीं है। इसमें पेश आने वाली तमाम मुसीबतें इत्तफ़ाक़न नहीं होती जिन पर समझौता किया जाए और हालात को कबूल करके बैठ जाएँ। हर मुसीबत इंतख़ाब से आती है। आप उसके लिए चुने गए होते हैं। मुसीबत इंसान पे हमेशा उसका हौसला देख के आती है और सब्र आज़मा के चली जाती है। ये मकाम गुल के लिए सब्र का था। किसी के लफ्ज़ी दिलासे, रिवायती तसल्लियाँ उसे कुछ नहीं दे सकती थी, सुकून भी नहीं। इन हालात से उसे खुद निकलना था। वक़्त और हिकमत अमली आपके हाथ में सिर्फ़ खुरबी देते हैं, अपनी रोशनियों की सुरंग आपको खुद खोदनी होती है। आपके कंधों की ताकत आपकी अपनी खुद होती है। वो किसी के कहने, किसी के बताने या किसी के समझाने से नहीं आती। उसने झटके से सर उठाया। मुझे बीजान से मिलना है, कहाँ है वो? मैं रुस्तम को वक़्फ़ नहीं करूँगी, वो रुखाई से कहती खड़ी हुई। गुल प्लीज़ ऐसे मत उठो, तुम्हें कमज़ोरी। मुझे परवाह नहीं। वो दृष्टि से उसकी बात काटती नंगे पैर उठी और बाहर की तरफ भागी। वो दोनों भी सिटपिटाकर उसके पीछे लपकीं। बीजान दाजी की वसीयत से आगाह थीं, फिर उन्होंने क्यों अपने खुदगर्ज़ बेटों का साथ दिया था? उन्होंने अपनी पोती की यतीमी का क्यों नहीं सोचा? वो चाहती तो उनको रोक सकती थीं, उन्होंने क्यों मना नहीं किया? उसे रह रहकर बीजान पर अफ़सोस हो रहा था। नीचे आके वो सीधा बीजान के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे से दनदनाते हुए अंदर आने के बाद उसने जारहाना नज़र यहाँ-वहाँ डाली। कमरा खाली था, चीज़ें नफ़ासत से जगह पर पड़ी हुई थीं। वो उल्टे पैर मुड़ी और बाहर आई। राहदारियों में लड़कियां निकल-निकल कर उसे देख रही थीं। बीजान कहाँ है? उसने कारदार लहजे में पूछा। लड़कियां खामोश रहीं। मैंने पूछा बीजान कहाँ है? वो धाड़ी, साथ ही जवाब सुनने का इंतजार किए बगैर एक-एक कमरे, राहदारी और सहन में झांकने लगी। बीजान कहीं नहीं थी। इसी असना अपने शाही कमरे से आलिया उसकी आवाज़ सुन के बाहर आई। बीजान कहाँ है? वो चारों ओर घूम-घूम के पूछ रही थी। बीजान, बीजान। वो यूसुफ खान से तुम्हारे रुस्तम की बात करने गई हैं गुल। आलिया ने दिलासा अंगेज़ लहजे में कहा। वो एड़ियों के बल पलटी। वो इस मामले से आगाह नहीं थीं। उनके बेटों ने उन्हें लालिम रखकर ये कदम उठाया है, इसलिए मैंने उनको यूसुफ खान से दरियाफ्त करने भेज दिया है। कुछ देर में आ जाएँगी। गुल कुछ लम्हे उन्हें बेयकीनी से देखती रही, फिर उसने गहरी साँस ली, सब्र और तहम्मुल का एक और घूँट पिया और एक तरफ रखी कुर्सी पर ढह गई। वो बेताबी से बीजान के वापस आने का इंतज़ार करने लगी। बीजान उसकी आखिरी उम्मीद थी। जब वो मास्टर करना चाहती थी तब उसे दोनों चचाओं ने रोका था। उसके गाँव में 12वीं तक स्कूल था। इंटर करने के बाद उसे किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था। अल्लाह अल्लाह करके मास्टर जी की मदद से उसे पेशावर में एमए अंग्रेज़ी के लिए दरख्वास्त जमा कराई। उसका पहली लिस्ट में 10वां नंबर आया। वो मुंतखब हो गई। ऐन इसी वक्त उसके चचा उसके ख्वाबों के आड़े आ गए। उन्होंने उसे रोकने के लिए इंतहाई तकद्दो की। उसे डराया, धमकाया और मारा। बिलाखिर उसने बीजान का सहारा लिया और उनके कदमों में गिरी। उनसे बिलक-बिलक कर आगे बढ़ने की इल्तिजा की। उन्होंने ही यूसुफ खान को राज़ी किया था और उसे पेशावर भेज दिया था। आज भी आखिरी उम्मीद वही थी। वही रुस्तम को वापस ला सकती थीं। वही यूसुफ खान का ये कट्टर फैसला रोक सकती थीं। बीजान नहीं चाहती थीं कि गुल को इस तरह मार पड़े। वो गुल से मोहब्बत करती थीं। वो उनके बेटे की आखिरी निशानी थी। इसलिए वो गुल को यूं सिसकता मचलता नहीं देख सकी और अपने होश खो बैठी। होश में आने के बाद उनके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, यूसुफ खान ने ऐसा क्यों किया?
اپنے سوال کا جواب پانے کے لیے بی جان یوسف خان سے ملنے گئی۔ اس وقت وہ مدان خانے میں یوسف خان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرہ اے سی کی وجہ سے بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا، کھڑکیوں کے پردے ہٹے ہوئے تھے، دور چترال کے پہاڑ اور سرسبز وادیاں نظر آ رہی تھیں۔ یوسف خان جہازی سائز بیڈ کی پوائنٹری پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا مصنوعی ہاتھ ان کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے کٹی کلائی کو دیکھ رہے تھے۔ غازان دروازے کی چوکھٹ میں سر جھکا کر کھڑا تھا، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ مجاہد خان نے دوبارہ سامنا کرنے کی جرت نہیں کی تھی، وہ اپنے کمرے میں چھپ گئے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں یوسف، اگر تم مجھے کسی لائق سمجھو اور تھوڑا حق دو۔ انہوں نے چوٹ کی۔ یوسف خان نے نظریں اٹھائیں، وہ جانتے تھے وہ کیا پوچھنے والی ہیں۔ تم سے نے کس سے پوچھ کے رستم کو شندور کے لیے نیلام کیا ہے؟ ان کے انداز میں جلال تھا۔ میرے خیال سے میں کسی سے پوچھنے کا پابند نہیں ہوں۔ ابھی یہ دستار کی طرف انگلی اٹھائی۔ میرے سر پر ہے، میں جب چاہوں جس کا چاہوں فیصلہ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے خود غرضی سے کہتے ہوئے شانے اچکائے۔ اگر اس دستار کی وجہ سے تم خود کو سردار سمجھتے ہو تو مت بھولو، میں تمہاری سابقہ سردارنی ہوں۔ ان کے انداز میں ایک ملکہ والی ڈھارس آئی۔ میں تم سے دوبارہ پوچھتی ہوں، تم نے رستم کو وقف کرنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ کیا وہ 6 گھوڑے کم تھے جن کا اعلان تم نے 1.5 ماہ پہلے کیا تھا؟ میں شندور کو معزز رکھتا ہوں، اماں جان، میں دینا چاہتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ تلخی سے بولے۔ اس تلخ رویے کا مقصد بھی جان کو گھوڑوں کی بیماری سے آگاہ نہ کرنا تھا۔ وہ بیمار تھیں، ان کا فشار خون چھوٹ کر جاتا تھا۔ یوسف خان کسی طرح کا خطرہ نہیں لے سکتے تھے کیونکہ پرسوں بھی جان کو بھی شندور جانا تھا۔ حرج یہ ہے کہ وہ گھوڑا تمہارا نہیں ہے، وہ گلے لالا کی ملکیت ہے۔ تمہیں اس سے پوچھ کے یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ سردار ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم کسی بھی حقیر فقیر انسان کو خاطر میں نہ لاؤ۔ رستم دینے سے پہلے کیا تم نے گلے لالا سے پوچھا تھا؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں کسی سے پوچھنے کا پابند نہیں۔ اچھا، پھر تو تم اپنے باپ کی وصیت بھی بھول چکے ہوگے، ہے نا؟ مجھے یاد ہے، وہ سرد موری سے کہنے لگے۔ یاد ہے تو کیوں یہ قدم اٹھایا؟ اگر رستم چلا گیا تو دوسرا رستم گل کو کہاں سے لا کر دو گے؟ کیا تمہارے پاس کوئی متبادل ہے؟ نہیں ہے اماں جان، خدا کا واسطہ آپ یہاں سے چلی جائیں، میں نہیں دے سکتا آپ کے سوالوں کے جواب۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بیزاری سے بولے۔ بی جان آگے ہوئی۔ تم مجھے ہر سوال کا جواب دو گے یوسف، تم پابند ہو اس کے۔ میں کسی کا پابند نہیں ہوں۔ تم نے رستم کو کیوں وقف کیا؟ انہوں نے اس کی ناراضی خاطر میں نہ لاتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ یوسف خان کے ماتھے پر بل پڑے، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ آپ سن نہیں پائیں گی وجہ، اس لیے یہاں سے جائیں، مجھ پر ترس کھائیں۔ کیا وجہ ہے بتاؤ، میں سننا چاہتی ہوں۔ وہ مزید ہو گئی۔ اماں جان، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جا کر آرام کریں۔ یوسف خان کوفت سے بولے۔ وہ کبھی اتنا کٹر رویہ نہیں اپناتے تھے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو حالات چل رہے تھے ان میں بہت کشیدگی اور تناؤ تھا۔ اس تناؤ کے پیش نظر ان کا لہجہ بھی خشک ہو رہا تھا۔ غازان، کیا وجہ ہے؟ کیا چھپا رہا ہے یہ مجھ سے؟ تم بتاؤ مجھے۔ انہوں نے تیزی سے چوکھٹ میں خاموش کھڑے غازان کو مخاطب کیا۔ وہ گڑبڑا کے سیدھا ہو گیا۔ اس نے سرعت سے یوسف خان کو دیکھا جو گھائل لگ رہے تھے، پھر انہوں نے بی جان کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ تم لوگ کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ بتاؤ مجھے، میں بڑی ہوں اس قبیلے کی۔ انہوں نے دھون سے کہا تو غازان نے ٹھنڈی سانس لی، پہلے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر قدم قدم چل کر ان کے پاس آیا۔ ان کے قدموں میں بیٹھ کے اس نے بی جان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ پہلے اپنے آپ خود کو پرسکون کریں، آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، گہری گہری سانسیں لیں، شاباش، ریلیکس ہو جائیں، اس نے نرمی سے کہا۔ بی جان چند گہرے سانس لیے اور اپنے غصے کو کم کیا۔ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ اسے تسلی اور صبر سے سنیں گی۔ ہم نے یہ بات آپ سے آپ کی بیماری کی وجہ سے چھپائی تھی، مگر اب اس نہج پر آ گئے ہیں کہ آپ کو مجبوراً آگاہ کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ پورے استقامت اور حوصلے سے میری بات سنیں گی، ٹھیک ہے؟ اس نے عہد بھری نظروں سے انہیں دیکھا تو انہوں نے عہد نبھانے والے انداز میں سر کو خم دیا۔ غازان نے خود کو کمپوز کیا اور اول تا آخر ساری کہانی سنانے لگا۔ 1.5 ماہ قبل گھوڑوں کی بیماری سے لے کر کل نئے ڈاکٹر کے آنے تک، ابتہاج کے شندور کھیلنے سے رستم کی واپسی تک، اس نے ترتیب اور روانی سے ایک ایک چیز بھی جان کو بتائی، یہاں تک کہ ان کے تمام وسوسے اور شک و شبہات دور ہو گئے۔ اس دوران غازان ان کا ہاتھ وقفے وقفے سے دباتا رہا، کبھی ان کا گال چھوتا تو کبھی ان کے ہاتھ چومتا۔ یہ اس کے بہلانے اور خبر کے اثر کو زائل کرنے کا طریقہ تھا۔ بی جان کا بلڈ پریشر بڑھا نہ، ان کے دل میں ٹیس اٹھی، وہ اپنی جگہ پرسکون بیٹھی رہیں۔ یہ غازان کے کلام اور اخلاق کا کمال تھا۔ He has this mesmerizing charisma of hypnotizing someone. اس کے اندر لوگوں کو ہیپنوٹائز کرنے کا مسحور کن سحر تھا۔ آخر میں وہ اٹھا، میز پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور بی جان کو پکڑا دیا۔ انہوں نے چند گھونٹ بھرے اور گلاس واپس دے دیا۔ یوسف خان خاموشی سے فرش کو گھور رہا تھا۔ بی جان نے پچکارتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ یہ بات تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے یوسف؟
آپ بیمار تھی بی جان، انہوں نے جواز دیا۔ کہہ دیتے تو کیا ہو جاتا، ابھی کچھ ہوا مجھے نہیں نا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ یوسف خان نے سر جھٹک دیا۔ بی جان، بلتی قبیلہ نہ گھوڑوں کی بیماری سے واقف ہے اور نہ ہی رستم کے لیے ہمارے بنائے ہوئے اس منصوبے سے۔ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان کو اس چیز کی بھنک نہ پڑے، ورنہ ہم جس عزت کے لیے اتنا خوار ہو رہے ہیں اس کی سرے عام نمائش ہو جائے گی۔ اس نے فکر مندی سے کہا، بے فکر رہو بیٹا، میں انہیں کانوں کان خبر نہیں ہونے دوں گی، آخر میرے قبیلے کا سوال ہے۔ وہ دلاسا دینے لگی، جانتا ہوں بی جان، مگر آپ یہاں سے جائیں گی تو گل سو سوال کرے گی، گو کہ وہ جانتی ہے کہ ہم نے رستم کو شندور میں کیوں دیا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی چلائے گی کیونکہ اسے رستم سے مطلب ہے۔ اس کی باغی طبیعت پر قبیلے کی عزت و نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسے سنبھال لیجیے گا، ہم رستم کو واپس لے آئیں گے، ہم اسے کہیں نہیں جانے دیں گے۔ وہ بس صبر کرے، ہم پر بھروسہ کرے۔ یہ بات اگر تم خود اسے کہو تو وہ زیادہ اچھے سے سمجھ جائے گی۔ بی جان مسکرائی۔ میں وہ جیسے ٹھٹک گیا تھا۔ ہاں تمہیں بات سمجھانی آتی ہے، تمہاری باتوں میں اثر ہے۔ وہ کھسیا کر مسکرایا۔ ضرور کہتا بی جان، مگر گل بے حد جذباتی ہے، وہ بہت جلدی طیش میں آ جاتی ہے اور مجھے اس کے اسی رد عمل سے ڈر لگتا ہے۔ میں اسے کسی چیز کا واسطہ بھی نہیں دے سکتا، میرے وعدوں پر وہ کبھی یقین نہیں کرے گی۔ وہ لاچار آواز میں بولا، چہرے پر فسون آیا۔ بی جان نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، پھر میں اسے سمجھا دوں گی، مگر تم لوگ رستم کا وعدہ کرو کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، خصوصاً تم یوسف۔ تم یہ اپنے والد کی وصیت کا بوجھ ہے، تم اس بات کی تسلی رکھو گے کہ رستم صحیح سلامت واپس ہمارے پاس پہنچ جائے، سمجھے تم؟ انہوں نے سپاٹ لہجے میں تنبیہ کی۔ بی جان، بھروسہ رکھے مجھ پر، ہم رستم کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ غازان نے دھون سے کہا۔ بی جان مسکرائی۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے غازان بچے، میں اس کی بات کر رہی ہوں، ان پر بھی بھروسہ رکھے۔ غازان نے جھک کر ان کے ہاتھ چومے اور آنکھوں سے لگائے۔ یوسف خان نے سکون کی سانس لی۔ چلو یہ معمہ تو حل ہوا۔ وہ غازان کا ہاتھ تھامے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی زنان خانے میں آئی۔ وہ لمبی تاریک راہداری طے کرنے کے بعد جو ہی زنان خانے میں مڑے، لابی کے آخر میں گل کو کرسی پر بیٹھ کے سر ہاتھوں میں گرائے دیکھا۔ وہ بایاں پیر بے چینی سے فرش پہ بجا رہی تھی۔ اس کی تشویش دیکھ کے بھی جان نے بے اختیار غازان کو دیکھا۔ وہ غازان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں حوصلہ دیا۔ وہ جیسے ہی لابی میں آگے بڑھیں، ابھی اختتام میں چند قدم رہتے تھے جب احساس پر گل نے کسی بدرو کی طرح سر اٹھایا اور انہیں دیکھا۔ بی جان لڑکھڑاتی ہوئی آ رہی تھیں۔ وہ بجلی کسی تیزی سے ان کی طرف لپکی۔ بی جان ان کے پاس رک کے وہ بے قرار ہوئی۔ پوچھا آپ نے کیوں کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ ایسا؟ میرا رستم کیوں وقف کیا ہے؟ وہ میرا ہے، داجی نے مجھے دیا تھا، وہ میری اجازت کے بغیر اسے وقف نہیں کر سکتے۔ آپ نے بتایا انہیں؟ کیا کہا انہوں نے؟ اس نے پے در پہ سوالوں سے ان کا بلڈ پریشر بڑھا دیا۔ انہوں نے تکان سے غازان پہ بوجھ ڈالا۔ بتائیں مجھے کیا کہا انہوں نے؟ آپ نے یاد تو دلایا ہوگا ان کو، یاد آیا؟ گل ریلیکس، بی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں، آرام سے بات کرو۔ غازان نے نرمی سے کہا۔ لابی میں سب خواتین جھانکنے لگی تھی، جن میں عالیہ گودائی بھی تھی۔ بی جان نے گل کو ایک کرب سے دیکھا۔ گل، کیا میں تم سے ایک چیز مانگ سکتی ہوں؟ رستم کے علاوہ کچھ بھی بی جان۔ اس نے ایک ہی بار میں انہیں لاجواب کر دیا۔ بی جان نے گہری سانس لی۔ رستم ہی چاہیے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تو بی جان بھی یوسف خان کی بات مان گئی تھی۔ اس کی آخری آس بھی شرناکے سے ٹوٹ گئی تھی۔ تمہارے قبیلے کے لیے، اس کی عزت و ناموس کے لیے، ہمیں تمہارا رستم چاہیے۔ کھڑے کھڑے بی جان اسے جذبات سے گھیرنا شروع کیا۔ چترال کو تمہاری ضرورت ہے گل، اپنی سرزمین کے لیے قربانی دے دو۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، وہ تھکی تھکی سی لڑکھڑائی۔ تمہارا باپ اس دھرتی پر قربان ہوا ہے، اس نے اپنی بلوری کو بھی قربان کیا ہے، کیا تم اس کی اولاد نہیں ہو؟ کیا اسے کبھی چیزوں کو چترال پر فوقیت دی ہے؟ کیا اسے تمہیں حب الوطنی نہیں سکھائی تھی؟ رستم میرا ہے، رستم میرا ہے، وہ بے کسی سے بڑبڑانے لگی۔ تم ایک اچھی اولاد ہو، مجھے معلوم ہے، تم اپنے باپ کا سر جھکنے نہیں دو گی، تم اس کے خون اور شہادت کا پاس رکھو گی۔ بی جان کے حلق میں کانٹے اگ رہے تھے، وہ جانتی تھیں کہ وہ گل کو ایک گرم تنور میں پھینک رہی ہیں۔ رستم ایک چیز نہیں تھی، اور اگر اس کے باپ کو بھی موقع ملتا تو وہ کبھی بلوری کو گرنے نہ دیتا۔ وہ چترال پر اپنا تن من دھن قربان کر سکتا تھا، لیکن اپنے دل سے کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ گل نے کئی قدم پیچھے لیے، پھر وہ پورے قد سے مڑی اور ننگے پیر سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ لابی میں ایک ناقابل برداشت سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا کہ سوئی گرتی تو اس کی آواز گونج گونج جاتی۔ بی جان ہونٹوں کو پیوست کر کے اپنے آنسو روک رہی تھی، جبکہ غازان گمسم کھڑا تھا۔ عالیہ اب پیچو تاب کھا رہی تھی۔ چلے بی جان، ایک ڈوبتی نیا کو ساحل پر لگانے کے بعد غازان نے تکان سے کہا۔ وہ بی جان کو لے کر لابی سے باہر لایا تو عالیہ کسی کی پرواہ کیے بغیر آگے آئیں۔
ज़रूरत ही क्या है रुस्तम को देने की बीजान? माना कि आपका कबीला शहंदूर में 18 साल बाद शरीक हो रहा है, लेकिन हातिम ताई बनने की क्या ज़रूरत है? आपने 6 घोड़े पहले ही वक़्फ कर दिए हैं। रुस्तम को छोड़ दें, वो उस बेचारी बच्ची का है। उन्होंने सिफ़ारिश की, आलिया, जब मैं तुम्हारी हवेली में आके तुम्हारे कबायली मामलात में मुदाखलत करूं तो तुम्हें पूरा हक होगा कि हमारे खानदानी मसाइल में हिस्सा डालो। उन्होंने जुमाइनी जुमले में उन्हें लाजवाब कर दिया। आलिया ताव खा कर रह गई। गाजा ने जेर लब मुस्कुराहट रोक के बीजान को कमरे की तरफ बढ़ा दिया। मोटी चच्ची भी कमीनी सी मुस्कुराई। मोटी चच्ची को तो दिल करता है ना, मोटी सी एक गाली दे बंदा। आलिया को इस सर्द रवैये से ठेस पहुंची थी, लेकिन उन्हें ताहाल गुल की फिक्र थी। वो जिस तरह बिलखती हुई यहाँ से गई थी, उनके दिल को बिच्छू लड़ा था। पल भर में राहदारी खाली हुई तो उन्होंने साथ खड़ी लड़की को इशारा किया। मुझे गुल का कमरा दिखाओ, मुझे उससे बात करनी है। यकदम मोटी चची सामने आई। वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी, उन्होंने दांत पीसते हुए कहा। समीना भाभी, इस बार उसे मेरी बात सुनना होगी, वो कारदार लहजे में कहती, उनके कंधे से टकरा के आगे चली गई। मोटी चची ने पलट कर उन्हें देखा और किलसती रह गई। वो गुल के कमरे के आगे वाली लॉबी में टहलती हुई मुसलसल रुस्तम के बारे में सोच रही थी। मामले को सब एक सादा नज़र से देख रहे थे, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं था। यूसुफ खान के ने आके बेटे से गुल की हालत दरियाफ्त की। गुल की ऐसी हालत क्यों हुई, उन्होंने ना सुना, ना वो सुनना चाहते थे। इब्तिहाज को भी इसी चीज़ का ज़ोम था। उसने जब जब उसे देखा था, वो रुस्तम के साथ पाया जाता था। ये फैसला जो आज हुआ, इसके पीछे एक पूरी कहानी थी। ये यूसुफ खान का नहीं, इब्तिहाज का प्लान था। वो पोलो खेलता है, इस दफ़ा शेंदूर उसी ने खेलना था। यूसुफ खान ने ऐलान कर दिया कि जो आखिरी दाव खेलेगा उसी को रुस्तम मिलेगा, और ये बात तय हो गई कि अब इब्तिहाज जीतेगा, क्योंकि इनाम में मिली हुई रकूम जायदाद प्रॉपर्टी विरासत में शुमार नहीं होती, इसलिए उसका बंटवारा नहीं होता। यूसुफ खान का दी सरदार ऑफ चित्राल का बेटा पोलो खेल रहा है, किसकी मजाल होगी उससे उससे जीतने की? कोई माई का लाल कोशिश करेगा उसे हराने की? उसे अपनी जान प्यारी नहीं होगी? हरगिज़ होगी। इसलिए आखिरी दांव इब्तिहाज ही खेलेगा, और ऐसा दोनों टीमों को अच्छे से समझा दिया गया होगा। पैसों के ज़रिए हो धमका के हो या लालच दे के, सारे खिलाड़ी मिले हुए होंगे और वो इब्तिहाज को जताएँगे। इब्तिहाज रुस्तम जीत जाएगा तो कोई उससे हिस्सा नहीं माँगेगा। इसी तरह उसके पास आम विरासत के अलावा भी करोड़ों रुपए आ जाएँगे, और जहाँ तक उसका ज़हन काम कर रहा था, आज नहीं तो कल इस खानदान को बँटवारा तो करना ही पड़ेगा। दुनिया एडवांस हो रही है, सबको अपने-अपने खानदान की पड़ी हुई थी। ये सरदारी वाला निज़ाम ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता था, और अगर बँटवारा हुआ, तो 300 लोगों में इस जायदाद की तक़सीम से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा आएगा, जिसमें ये लोग सिर्फ़ ज़ाती घर बना सकेंगे। ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी, यानी घरेलू सियासत। वो पेंडुलम की तरह टहलते हुए नाखून कुतर रही थी। राहदारी सुनसान थी। उसने खुद अपने कानों से मोटी चच्ची को हिस्से जायदाद की बातें करते सुना था। अगर घर की सरबराह ऐसी बात करे तो कुछ न कुछ काला ज़रूर होता है। माना कि रुस्तम एक बेशबहा घोड़ा था, उसकी कीमत करोड़ों में थी, लेकिन गुल इन पैसों का लालच नहीं रखती थी। अगर उसके दिल में ज़रा भी हिर्स होती, तो वो अब तक उसे बेच-बाच के जाने कहाँ बैठी होती। उसने होठों को गोल करके एक अज़ियत भरी साँस निकाली। गुल मुखलिस थी, लेकिन उसकी मुखलिसी किसी को नज़र नहीं आ रही थी। जिस तरह इब्तिहाज और उसका ख़ानदान रुस्तम की कीमत के पीछे पड़ा था, उसको लग रहा था कि अगर गुल ने हक़ माँगा तो सारे पैसे गुल को मिल जाएँगे। हालाँकि गुल को पैसों और रकम से कोई लेना-देना ही नहीं था। गुल को सिर्फ़ अपने बाबा की निशानी चाहिए थी। सरदारी ना मिलने की वजह से अब इब्तिहाज एक तीर से कई शिकार कर रहा था। एक तरफ घोड़ों को मारकर रुस्तम को वक़्फ़ कराया, अब इसी रुस्तम को हासिल करके बाप की आँखों में और कबीले में इज़्ज़त बढ़ाएगा, जबकि दूसरी तरफ गुल को ज़िच करके उससे रुस्तम छीन के उसको नीचा दिखाएगा। वो खाली हाथ रह जाएगी। बीजान ने जिस कबीले की इज़्ज़त और नामूस का वास्ता देकर उसे चुप करा दिया था, वो कबीला कल अपनी इज़्ज़त बहाल कर लेगा, और गुल अपनी बेबसी पर मातम करेगी। उसके दिल में हुक उठी। वो लड़की जो हर चीज़ के लिए लड़ रही थी, उसको किस कदर सरहदों में ये लोग घेर घेर रहे थे। इतनी रुकावटें तो शायद ही किसी के खानदान ने खड़ी की होंगी। उसे पोलो खेलने दिया जाता तो आज वो इब्तिहाज के साथ मैदान में मुकाबला करके अपना रुस्तम छीन लेती। ये सफ़ाक लोग उसे खुरच भी रहे थे और सिसकी लेने की इजाज़त भी नहीं दे रहे थे। क्या ऐसे होते हैं रिश्तेदार? ऐसे होते हैं वली। बाप मर जाए तो बच्चे दर-बदर हो जाते हैं। इसी असना सामने से आंचल लहराती मटकाती पलवशा नज़र आई, जिसके हाथ में का खाकस्तरी सर बमोहर कागज़ था। इबादा जो टहल रही थी उसे आता देख के ठिठक गई। पलवशा? जी, वो धब से उसके सामने जा रुकी। ये क्या है? उसने कागज़ की तरफ इशारा किया। गुल की चिट्ठी आई है। यकदम वो चौंक गई। चिट्ठी मतलब सिलेक्शन लेटर। लाओ मुझे दो, मैं गुल को दे दूँगी। उसने हाथ आगे बढ़ाया। ठीक है।
اس نے شانے اچکا کر چٹھی اس کی ہتھیلی پر رکھی اور اسی طرح اپنے من میں لہراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اس کی اوجھل ہوتے ہی اس نے تیزی سے لفافہ چاک کیا اور 2 انگلیوں سے کاغذ باہر نکالا۔ گل پولو ٹیم میں منتخب نہیں ہوئی تھی۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، سورج کی نارنجی ٹکیاں ترش میر کی پہاڑ کے پیچھے چھپ رہی تھی، برف سے ڈھکی چوٹی پر سنہری کرنیں افشا کی طرف پھیل رہی تھیں، حویلی کا ادھم برقرار تھا، وہی آوازیں تھیں جو ہر روز سر شام بلند ہوتی تھیں، گاؤں کے گھروں میں روشنیاں جل اٹھی تھیں جو دور سے کسی جگنو کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ وہ اپنی بالکنی میں تھی، ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے اداس کھائیوں کو افسردگی سے دیکھ رہی تھی۔ جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ہمیں ہر چیز اداس لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی ماتم کناں نظر آتی ہیں جن میں جان تک نہیں ہوتی۔ اس کا سنہرا آنچل کندھوں سے ڈھلک رہا تھا، بال ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے تھے، آنکھیں بدستور سرخ تھیں اور مسلسل رونے کی وجہ سے جل رہی تھیں۔ وہ کوہ ہندوکش کو دیکھ رہی تھی جن کے دامن میں کہیں رستم ہنہنا رہا تھا۔ وہ چوٹیاں اس کی پہنچ سے اتنی دور تھی کہ راہیں دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک جاتی تھیں، ایک ٹھنڈی اور بے رحم سی آہ منہ سے نکلتی اور دل کے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا۔ کمرے کی لائٹیں بند تھیں، بالکنی کی لائٹیں بند تھیں، اس کی زندگی کی لائٹیں بند تھیں، ہر طرف اندھیرا تھا، اندر باہر گپ خاموش، کاٹ کھانے کو دوڑتا ہوا اندھیرا۔ اس نے انگوٹھے سے وہ آنسو صاف کیا جو خود بخود آنکھ سے ٹپک گیا تھا، اب تو یہ آنسو بھی بے مول لگ رہے تھے، ایک بوندے آب جس میں صرف نمک شامل تھا اور کچھ نہیں۔ اسی لمحے بالکنی کی لائٹ روشن ہوئی، وہ چونک کے پلٹی، عالیہ بیگم کی ملازمہ نے بٹن آن کیا تھا۔ وہ بالکنی کے دروازے میں غیر معمولی تاثر لیے کھڑی تھیں، گلے لالہ کے اندر ایک لاوا سلگ اٹھا۔ اس نے کچھ سخت کہنے کے لیے لب تھرکے ہی تھے کہ عالیہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ آج میں کچھ سننے نہیں کچھ کہنے آئی ہوں، وہ مدھم مگر خشک لہجے میں بولی۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کی بات سنوں گی؟ اس نے بے لچک لہجے میں پوچھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ تم ضرور سنو گی، خوش فہمی ہے آپ کی عالیہ گودائی، وہ تنفر سے کہتی اندر کی طرف بڑھنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ چوکھٹ پہ قدم رکھتی عالیہ نے دفتن اپنا موبائل اس کے سامنے لہرایا۔ روشن اسکرین کو دیکھ کے وہ ٹھہر گئی۔ وہاں ایک 25-26 سال کے لڑکے کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی۔ وہ مسکراتا ہوا چہرہ گل پہلے دیکھ چکی تھی، وہ آنکھیں، وہ ٹھوڑی کا خم، وہ کچھ جانا پہچانا تھا۔ اس نے بھویں یکجا کر کے غور سے اس کو دیکھا۔ وہ اسد تھا، اس کا کلاس فیلو۔ میرا بیٹا ہے اسد رحمان گودائی۔ عالیہ کے انکشاف پر اس کے پیروں تلے زمین سے رک گئی، اس نے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا۔ میرے خیال سے اب تم مجھ سے بات کرو گی، انہوں نے فاتحانہ انداز میں کہتے ہوئے فون پیچھے کر دیا۔